हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या आंसर हैं या टॉपिक्स हैं जो मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है और इसके अंदर हमारा जो भी मिड टर्म का माइक्रो इकोनॉमिक्स का या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेपर जल्दी आने वाले हैं बच्चों के। तो हमने कोशिश करी है कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर दिए जाएं ताकि वो अच्छे से अपने एग्जाम को दे सके। ठीक है, तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो क्लास 11th ESP न्यू ग्रुप नाम से हैं। इसमें आपको हमारे जो भी लेक्चर की PDF नोट्स हैं वो दे दी जाएंगी और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हैं वो दे दी जाएंगी। और अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। तो यहाँ पर आपको 9th 10th 11th 12th के हर सब्जेक्ट के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक्स कि आज कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर। तो ये जो है पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और आपको पता ही होगा व्यष्टि का मतलब होता है छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को दो शाखाओं में बांटा गया, एक जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक जो था समष्टि अर्थशास्त्र। तो आखिर इनको दो भागों में क्यों बांटा गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, ठीक है ना, यानी ये क्या कर रहा है, ये व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन करता है। हम जैसा हमने कहा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, तो इसलिए ये क्या कर रही है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रही है। इसमें कौन आते हैं व्यक्तिगत इकाइयों में, एक उपभोक्ता हो सकता है, एक व्यवसाय यानी एक कोई भी कंपनी हो सकती है, या बाजारों के व्यवहार हो सकते हैं कि एक बाजार के अंदर कैसे किस चीज का उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा और किस तरह से मांग वगैरह जो होती हैं वो बदलती हैं। तो इन सब चीजों का जो है हम क्या करते हैं, एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था को एकल इकाई के रूप में देखती है। ठीक है, जहां हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत इकाई देख रहे हैं यानी एक छोटे स्तर की, वहीं हम क्या देख रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था। पूरी अर्थव्यवस्था मतलब पूरे एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी छोटे स्तर पर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र है तो इसका क्या होगा, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा कि एक देश के अंदर एक जो पूरे देश की जो मांग होती है उससे क्या फर्क पड़ता है, या उसकी जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं उससे एक देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वहीं जो हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट बाजारों और कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यानी यहां पर क्या है, जैसे हमने कहा कि कंपनियां होती हैं, व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं या बाजार का व्यवहार होता है, तो इनमें अध्ययन भी किनका किया जाएगा, बाजारों और कंपनियों के डेटा का, यानी किस तरह से वहां पर जो सामान बन रहा है, बिक रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि एक छोटे उद्योग के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े, यानी कि अगर एक व्यक्तिगत तौर पर या कंपनी के तौर पर देखा जाए तो एक छोटे स्तर की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन क्या होता है कि कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी बिक्री हो रही है। ठीक है ना, तो इस चीज का अध्ययन जो है वो किसके अंदर किया जाता है, वो व्यष्टि स्तर पर किया जाता है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें व्यापक आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि कितनी है, यानी हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, जो GDP हमारी बढ़ रही है उसका क्या स्तर है, बेरोजगारी की दर क्या है, औसत महंगाई क्या है, यानी पूरे एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन और बिक्री देखी जा रही है। वहीं जब हम समष्टि स्तर की बात करते हैं तो यहां पर पूरे देश के अंदर जो इनका पूरे देश का जो ये उत्पादन होता है उससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। वहीं जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य की बात करते हैं कि भाई किस उद्देश्य से अध्ययन किया जाता है, तो इसमें व्यक्तिगत बाजारों और इकाइयों के आर्थिक व्यवहार
को समझना और विश्लेषण करना होता है। यानी हम बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की मांग क्या है, किस तरह से एक उत्पादक जो है अपने सामान को बाजार के अकॉर्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर हम व्यक्तिगत या बाजार स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, समग्र अर्थव्यवस्था यानी पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को समझना होता है और आर्थिक नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस अर्थव्यवस्था के अंदर, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर अध्ययन करेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का कि पूरे देश की मांग क्या है, पूरे देश की सप्लाई क्या है, पूरा देश जो है वो किस तरह से सामान को खरीद रहा है या बेच रहा है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को जो है अध्ययन किया जाता है। यानी पूरी आर्थिक नीति, यानी पूरे देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां हैं, यानी जितने भी देश के अंदर फॉर्म है, कंपनियां हैं, व्यक्ति हैं, वो सब मिलकर एक देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं और सरकार किस तरह से उसकी नीतियां बनाए, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट उत्पादन की कीमत कैसे निर्धारित होती है या एक व्यवसाय अपने उत्पादन की लागत को कैसे नियंत्रित करता है यह बताता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बता रहा है कि उत्पादन की कीमत कैसे निर्धारित होगी। तो एक व्यक्ति है, मान लो एक फैक्ट्री चला रहा है और एक फैक्ट्री में अगर वो फोन बना रहा है तो वो अपने फोन की कीमत क्या तय करे जिससे उसकी उत्पादन भी, जो उत्पादन हो रहा है उसकी लागत ऐसी रखे ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकता रहे। ठीक है ना, उसमें कोई समस्या ना आए। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो उत्पादन की कीमत कैसे निर्धारित करता है, वो ये कोशिश करता है कि भाई बाजार में वो कैसे अपनी परिस्थिति को बनाए रखे, यानी इंडिविजुअल तौर पर कोशिश करता है कि अपने उत्पादन को किस तरह से वो बेचे। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी, तो इसमें देखा जाता है पूरे देश के अंदर किस तरह से हमारी जीडीपी को बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक समृद्धि हासिल करी जा सके। महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह दर्शाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि भाई कि कोई भी एक चीज जो होती है वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर देती हैं। यानी अगर एक देश के अंदर क्या हो, अर्थव्यवस्था अगर हमारी कमजोर पड़ जाए, हमारी जीडीपी कमजोर पड़ जाए तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी और ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो बड़े पैमाने पर नीतियों को बनाने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है उसकी दो अलग शाखाएं हैं और इनके अध्ययन का तरीका जो है वो भी क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सकारात्मक अर्थव्यवस्था और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखा जाए तो दो तरह की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया है। दो तरह के लोग जो हैं या दो विचारधाराओं के जो लोग हैं वो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के विकास के अपने अपने मत रखते हैं। तो उनमें से दो जो मत हैं वो सामने आते हैं, एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है और एक आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। सकारात्मक अर्थव्यवस्था जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब है कि हम तथ्यों और घटनाओं को बिना किसी व्यक्तिगत राय या भावनाओं के आधार पर देखते हैं। यानी कि जब हम इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम किसी व्यक्तिगत यानी किसी के एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे कि भाई हमने ऐसा देखा है ऐसा हो जाएगा, तो उसकी राय भी नहीं ली जाएगी कि भाई आपकी व्यक्तिगत राय पे हम अर्थव्यवस्था को इस आधार पर नीतियों के तहत लेकर चलें। तो इसमें क्या है पर ध्यान केंद्रित कराता है, यानी कि यह समझाने की कोशिश करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं और या वास्तविकता में क्या हो रहा है। तो इसमें किसी व्यक्तिगत की राय नहीं ली जाती है बल्कि ये देखा जाता है कि इस समय की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पर जो हम चीजें देख रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है या जो भी हमारे पास प्रमाण है उसके आधार पर हम देखेंगे कि भाई कि किस तरह से आगे काम किया जा सकता है। यानी वास्तविकता को देखते हुए भविष्य का प्लान बनाया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट की चीजों को देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास है और क्या हम कर सकते हैं। इन चीजों को देखा जाता है किसके अंदर, सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर। वहीं जब हम आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा अलग नजरिया होता है अर्थशास्त्र को समझने का। इसमें क्या होता है कि यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए। यानी देख रहे हैं इसमें ये क्या, ये भविष्य की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। इसमें हम मूल्य और
राय के आधार पर सिफारिश और सुझाव देते हैं, जैसे कि क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए या किस तरह से समाज में बेहतर किया जा सके, यानी हम किस तरह से समाज को बेहतर कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को क्रिएट किया जाता है, या शास्त्र में इस चीज को बताया जाता है कि भाई किस तरह से हम भविष्य में क्या चीज करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो ये जो नजरिया है वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझने वालों का है। सकारात्मक अर्थशास्त्र का काम आर्थिक घटनाओं और लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना और उनका विश्लेषण करना है। तो इनमें क्या इस शाखा में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भी आर्थिक घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, ठीक है ना, तो उसमें लोगों का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है, और साथ में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर कि जब भी हम इस चीज को बनाएं या किसी नीति को बनाएं तो पहले हम इसको क्या कर लें, जांच लें और परख लें। यानी नीतियों को बनाने से पहले क्या किया जाता है, तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर परखा जाता है कि भविष्य में ये कहीं गलत साबित ना हो जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, वर्तमान में इन सब चीजों को तय किया जाता है कि भाई हमारे पास ये डाटा है और ये सब चीजें हैं, तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है चलेगी। ठीक है, वहीं जब हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और अन्य मानवीय मुद्दों से जुड़ा होता है, तो वहीं जब हम आदर्शात्मक की बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई अर्थव्यवस्था को ऐसे क्रिएट किया जाए ताकि क्या हो सके, आर्थिक जो समानता है वो बढ़ी जा सके और जो मानवीय मुद्दे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके निष्कर्ष व्यक्तिगत मान्यताओं और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर और जो भी मान्यताएं होती हैं व्यक्तिगत मान्यताओं उसके आधार पर जो है अर्थशास्त्र का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो इसलिए ये वास्तुनिष्ठ नहीं होते, ठीक है ना। तो वास्तुनिष्ठ का मतलब यही है कि ये तथ्य और प्रमाणों पर आधारित नहीं होते, ठीक है ना, अंदाजा लगाया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है इसकी कि भाई इन पे हमारे ये क्या बात करते हैं, ये फ्यूचर की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो अर्थव्यवस्था पर उसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। अर्थशास्त्र में जब हम न्यूनतम वेतन, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें सकारात्मक अर्थव्यवस्था का, तो अर्थशास्त्र में जब न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है तो बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। इस तरह के बयान तथ्य और आंकड़ों पर आधारित होते हैं और यह परीक्षण किया जा सकता है कि क्या न्यूनतम वेतन बढ़ने से वास्तव में बेरोजगारी बढ़ती है या नहीं। यानी कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हम सकारात्मक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर बेरोजगारी में वृद्धि होगी, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि वेतन अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर वेतन बढ़ाया जाएगा तो बेरोजगारी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि अगर वेतन बढ़ाया जाता है तो उसके बाद मालिक तो यही कोशिश करेगा ना भाई इन्हीं बंदों से काम चलाया जाए, और अलग मजदूर तो वो रखेगा नहीं। तो ये किसके आधार पर बताया जाता है, ये बताया जाता है व्यायाम और तथ्यों के आंकड़ों पर। ये जो होता है पूरा जो होता है ये बयानों और तथ्यों पर आधारित होता है, क्योंकि रिसर्च करी गई होती है और पता होता है कि भाई ऐसा किया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वर्तमान स्थिति ऐसी है तो आने वाली स्थिति भी और ऐसी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, तथ्य और आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि भाई ऐसा होगा। सरकार को अमीरों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, और गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ाना चाहिए, और यह एक आदर्श पर आधारित सिफारिशें हैं। आय समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर हम वहीं आदर्शात्मक का एग्जाम्पल देखें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई अमीरों पर अधिक टैक्स लगा दो, गरीबों को छूट दे दो और उनको बहुत सारी रियायतें दे दो, तो इससे क्या होगा, आय में समानता हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाता तो सारी गरीबी ही दूर हो जाती। तो ये भी क्या एक आदर्श की बात करते हैं, यानी एक भविष्य में ऐसा हो सकता है ये चीज सोचते हैं, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा इसका कोई प्रमाण नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थव्यवस्था के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार। तो इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो पूरे विश्व के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह से कोई देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। पहली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो होती है बाजार अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां, यानी जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, यानी जो भी काम होगा वो सब किस पे नियंत्रित हो जा, बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, तो एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए,
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें नियंत्रित कौन करता है, वो सब चीजें नियंत्रित जो होती हैं वो बाजार की शक्तियां करती हैं कि भाई किस तरह से उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। तो ये सारी जो होती हैं वो किसके नियंत्रण में होती हैं, बाजार की शक्तियों में नियंत्रण होती है। इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। आर्थिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरा प्राइवेटाइजेशन होता है, सब कुछ जो होता है वो प्राइवेट होता है, बाजार गतिविधियों पर होता है। तो जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका मेन मकसद जो होता है भाई वो लाभ कमाना होता है। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, यानी जो भी वस्तु और कीमत, जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं जो भोक्ता ले रहा है, उसकी कीमत कौन तय करेगा? उसकी कीमत जो होती है वो बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर होती है। यानी जिस तरह से मांग और आपूर्ति होगी उसी के आधार पर जो वस्तु हैं और सेवाएं हैं उनका जो कीमतें हैं या जो मूल्य हैं वो तय किया जाता है। ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो है एक तरह से ये बाजार अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आप ज्यादातर विकसित देशों में देखेंगे, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, इंग्लैंड वगैरह हो गया, तो वहां पे हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरी जो आती है वो हमारी है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, निवेश हो गया, विनिमय हो गया। ठीक है ना। यानी क्या उत्पादन होगा, कैसे उपभोग किया जाएगा, कौन निवेश करेगा, किन किन चीजों में निवेश किया जाएगा, बाजार कैसी होगी, तो ये सब जो किसके नियंत्रण में होता है, ये सारी चीजें केंद्रीय प्राधिकरण, यानी जो भी एक सरकार होगी इस देश की, जो पूरे देश को चला रही होगी, वो नियंत्रित करेगी कि भाई देश के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी कंट्रोल कौन करेगा, वो सब कंट्रोल करेगी ये केंद्रीकृत प्राधिकरण, या यूं कह सकते हैं वहां की गवर्नमेंट या वहां की सरकार। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो इसमें जो ये इनकी मान्यता होती है कि अगर हम हर चीज प्राइवेट कर देंगे तो इससे गरीबों को नुकसान होगा, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनका ये मानना होता है, इस अर्थव्यवस्था के जानकारों का, कि भाई कि इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण हो सकता है, नहीं तो सामाजिक कल्याण पीछे रह जाएगा। सामाजिक कल्याण का मतलब है लोगों की भलाई के लिए काम। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति के बजाय सरकारी निर्णयों के आधार पर निर्धारित होती हैं। यानी कि कीमत क्या होगी, किसी चीज का उत्पादन हो गया तो ये सारा नियंत्रण कौन लेता है, वो सारा नियंत्रण कौन लेगा, वो केंद्रीय प्राधिकरण, या वो सरकार कहेगी भाई क्या प्राइस होना चाहिए, ये सब नियंत्रण जो होता है वो किसके हाथ में होता है, वो केंद्रीय प्राधिकरण, या कह सकते हैं उस देश की जो गवर्नमेंट है, जो उस देश की अर्थव्यवस्था को चला रही है, उसके पास नियंत्रण होता है। ठीक है। तो ये जो अर्थव्यवस्था थी, अगर आप देखेंगे तो भूतपूर्व सोवियत संघ में चलती थी, ठीक है ना, चीन में भी चलती थी, अब तो धीरे धीरे काफी परिवर्तन आ रहा है इसके अंदर। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो ये जो अर्थव्यवस्था बनाई गई ये इन दोनों से ही मिला जुलाकर बनाई गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको इन दोनों में खामियां नजर आई, तो उनको इनकी कुछ कुछ चीजें जो अच्छी लगती थी, इसलिए इनको मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों के स्वतंत्र खेल द्वारा संचालित होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, नियंत्रण थोड़ा बहुत बाजार को तो दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा विनियमित होता है। यानी सरकार जब उसकी इजाजत देगी कि भाई हाँ ठीक है, तभी उसको लागू किया जाता है। ठीक है। तय तो बाजार ही करता है, लेकिन उसको विनियमित करने का काम किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। इसमें आर्थिक निर्णय लाभ कमाना प्लस में सामाजिक कल्याण दोनों के उद्देश्य संचालित होते हैं। तो इसमें दोनों काम किया जाता है। जैसे बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या था, लाभ कमाना था, इसमें क्या था, सामाजिक कल्याण करना था। तो ये मिश्रित है, तो इसमें क्या हो गया, लाभ भी कमाना है और सामाजिक कल्याण भी करना है। तो दोनों उद्देश्यों को इसके अंदर देखा जाता है। संसाधनों पर सरकार और लोगों दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है ना। तो इसमें बता दिया जैसे कि दोनों चीजें होंगी, सरकार के नियंत्रण में भी कुछ बाजार होंगी और कुछ जो होंगे वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होंगी। बस विनियमित कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। कीमतों में बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। यानी कि छूट तो दे रखी है कि भाई बाजार जो है, मांग और पूर्ति है, वो कीमतों को तय करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कह रखा है कि भाई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सबके लिए जरूरी होती हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जरूरत होती हैं, तो उस पर पूरा नियंत्रण किसका होगा, वो सरकार का होता है। ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था आपको ज्यादातर ऐसे देशों में देखना को मिलेगी जो ज्यादातर विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे देश। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर या 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको, इन तीनों अर्थव्यवस्था को भी समझना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, कि जैसे हमने पढ़ा कि भाई हर देश में जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है, किसी की अर्थव्यवस्था कम होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अल्प विकसित देश हो, सब में एक समस्या जो होती है वो कॉमन होती है, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो सभी अर्थव्यवस्था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, के लिए समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में साधन सीमित हैं। तो देखो, समस्याओं की जड़ क्या है? केंद्रीय समस्याओं की जड़ है साधन का सीमित होना। चाहे वो अमीर देश हो, गरीब देश हो, चाहे अल्पविकसित देश हो, सबके पास सबसे बड़ी समस्या संसाधनों का सीमित होना। तो हर देश के पास सारे संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है तो उनके पास साधन सीमित होंगे, चाहे वो एक इंडिविजुअल को ही क्यों ना लो, अगर वो भी अगर कोई अर्थव्यवस्था चला रहा है तो उसके पास भी कभी भी साधन जो होते हैं वो पूर्णता नहीं होते हैं। चाहे कितना बड़ा भी बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, कोई भी हो, सबके पास संसाधन सीमित मिलेंगे और सब आपको दिखेंगे बैंकों में लोन लेते हुए। भग जाएं वो अलग बात है। इच्छाएं असीमित होती हैं, ठीक है, लेकिन इच्छाएं क्या होती हैं? वो असीमित होती हैं। यानी कोई भी एक बिजनेसमैन हो गया या कोई भी एक व्यक्ति हो गया, तो वो क्या हमेशा क्या उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो सीमित होती है? नहीं। अगर उसके पास संसाधन कम है लेकिन फिर भी वो क्या चाहेगा कि भाई हमें सारी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यानी जब साधन सीमित होते हैं और इच्छाएं असीमित होती हैं तो इसके लिए क्या निकाला जाता है? विकल्प ही निकाले जाते हैं कि भाई किस तरह से हम उन संसाधनों को पा सकें, ठीक है ना, इन संसाधनों को कैसे बढ़ा सकें और अपनी इच्छाओं को और कैसे पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए एक अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था में जब हमारे पास साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम क्या चीज सोचते हैं? हम सोचते हैं भाई विकल्प, कि भाई इन संसाधनों में हम क्या कर लें, कुछ विकल्प ढूंढ लें जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चल सके, ठीक है। तो इन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तीन प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। तो पहली जो समस्या एक अर्थव्यवस्था की वो क्या होती है? वो होती है क्या उत्पादन करें, ठीक है। यानी अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को खोलना चाहता है तो उसके लिए भी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? क्या उत्पादन करें, ठीक है, कि उत्पादन क्या करें। यह समस्या एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। एक वस्तु के अधिक होने का मतलब हमेशा दूसरी वस्तु का कम होना होता है। यह तब होता है जब संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं और तकनीक जो होती है वो स्थिर होती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्पादन क्या करें। तो उत्पादन करने की सबसे बड़ी, उत्पादन करने में समस्या क्या आएगी? उत्पादन करने में समस्या ये आएगी भाई हमारे पास साधन सीमित होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास जमीन भी होगी, पैसा भी होगा, अच्छे कारीगर भी होंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? उन संसाधनों की अगर सीमितता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो उसका इंतजाम करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था की ये तो समस्या है ही कि उत्पादन, क्या उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ये पहली समस्या है, हमने जान ली कि एक अर्थव्यवस्था अगर आप चला रहे हो, एक अर्थव्यवस्था अगर चल रही है तो सबसे पहले समस्या आपके सामने आएगी कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। चलो देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर संसाधन है तो आप कोशिश क्या करेंगे? क्या उत्पादन करने की कोशिश करेंगे? या तो सोचेंगे आप भाई किसी वस्तु को बना लिया जाए या कोई सेवा दे दी जाए, ठीक है, यही कर सकते हैं। तो वस्तु का मतलब कोई सामान बेचेंगे, सेवाओं का मतलब क्या है? कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे। दूसरा, और क्या समस्या है? बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं बनाएं, ठीक है। क्या करें हम भाई? किसमें बिजनेस हमारा चलेगा? बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं बनाएं, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया या आवास, घर, इन सब चीजों का बिजनेस करें तो फायदा हो। विलासिकता के सामान बनाएं, या सोना, चांदी, हीरा, ठीक है ना, मोती, इन सब चीजों की वस्तुओं को बनाएं, जो महंगे सामान है उनको बनाएं, तो ये भी एक समस्या है। कृषि के सामान का उत्पादन करें, यानी क्या करें भाई? देश के अंदर क्या उत्पादन ज्यादा कर दे? कृषि का सामान का उत्पादन कर देते हैं, इससे फायदा होगा, अधिक हो। या औद्योगिक का उत्पादन करें या औद्योगिक व्यवस्था को चलाएं, ये भी एक समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, या क्या करें? सैन्य सेवाओं के निर्माण में का उत्पादन करें। और देखते हैं,
उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए यूज करता है। या पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करें। तो पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस वगैरह चलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं चलती हैं जिनसे लाभ अर्जित करना होता है, उद्देश्य। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इतने सारे जो है विकल्प हैं। ठीक है, तो इन सारे विकल्पों पे भी समस्या क्या है भाई, उत्पादन करना। एक तो भाई किन किन चीजों का उत्पादन करें। कोई भी अर्थव्यवस्था क्या करेगी, इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे कि भाई ये कहाँ हमें फायदा है, हम किस चीज का उत्पादन करें। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कितनी मात्रा में करें। ये भी एक समस्या होती है कि भाई कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए इन वस्तुओं का, ताकि जो है हमें नुकसान ना हो। मेजर समस्या पहली ये थी। फिर बात करते हैं दूसरी समस्या की। तो दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पादन करें, यानी उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे होता है, तो समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है। तो उत्पादन किससे होगा, तकनीक से होता है। तो प्रत्येक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कौन सी उपलब्धता तकनीक को अपनाया जाए। तो अब दो तरह की तकनीक होती है जब हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं। एक होती है पूंजी गहन। पूंजी गहन का मतलब मशीनरी का, यानी जो भी हम काम करने जा रहे हैं पूरा इस्तेमाल किसका करेंगे, पूंजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, यानी पूंजी का मतलब है मशीनों का। तो पूंजी गहन कुशल है लेकिन कम रोजगार प्रदान करती है। अब इसकी जो इकोनॉमिक, ये भी एक समस्या है अर्थव्यवस्था की कि भाई कि अगर हम ज्यादा प्रयोग मशीनों का करने लगेंगे तो हमारे देश की अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार कम उत्पन्न होगा। ये भी एक समस्या है। दूसरी है श्रम गहन समस्या। तो श्रम गहन क्या होता है, अधिक रोजगार प्रदान करता है। ये रोजगार तो अधिक प्रदान कर देगा, लेकिन इसकी भी एक समस्या है, कम कुशल होता है। ठीक है, तो ये उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितनी मशीनें कर सकती हैं। तो एक अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे मेजर समस्या ये होती है। ठीक है, अब तीसरी जो समस्या है, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे दो। अब तीसरा आता है किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, पहला था भाई उत्पादन क्या होगा, दूसरा क्या उत्पादन कैसे होगा। अब तीसरा आ जाता है कि भाई उत्पादन किसके लिए करें। चलो हमने सामान बना दिया तो हमने देखा ही था कि भाई उत्पादन के लिए जो उत्पादन होता है कितनी मात्रा में होता है, चाहे वो व्यक्तिगत वस्तुएं देख ली हमने, या फिर पूंजीगत वस्तुएं देख ली, उपभोक्ता वस्तुएं देख ली, सैन्य वस्तु, प्रवृत्ति, शिक्षा। तो ये सारे उत्पादन के क्षेत्र थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें आता है कि वो सारी चीजें जो हैं अब देखना पड़ेगा ना किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो समस्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वितरण आय के वितरण से संबंधित है कि भाई आय के वितरण के आधार पर ही तो सामानों का निर्माण किया जाएगा एक देश के अंदर। समान वितरण तो एक तरीका क्या है, किसके लिए उत्पादन करें, समान वितरण कर देते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को सभी लोगों के बीच समान रूप से बांटना कि भाई सबके लिए समान रूप से एक ही चीज को बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा। जो वस्तुएं भाई सबकी यूज के लिए बस वही सामान बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय बढ़ जाएगा, यानी हर किसी को बराबरी का मौका मिलता है। लेकिन इससे निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते। अब भाई सबके लिए हर चीज बना दी जाएगी और हर कोई उस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और गवर्नमेंट अगर उसको नियंत्रित कर लेगी और सब सामाजिक न्याय के लिए करेगी, तो इससे फायदा क्या होगा। तो कोई क्या करेगा भाई, मान लीजिए अगर एप्पल वाले को कह दिया जाए कि भाई तुम एप्पल के फोन बनाओ और सबको 20-20 हज़ार में दे दो, तो समान वितरण कर दो, तो भाई उसके पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएगा। ये किसी भी एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सही तरीका तो हो नहीं सकता। तो एक ये भी समस्या है। तो इसलिए वो अपने प्राइस को कम ना करके भाई जो उसके लिए, जो उसके रेंज में वो उसको ले सकता है, तो इस तरह से ये चीज करी जाती है। तो समान वितरण के लिए भी उत्पादन किया जा सकता है। और दूसरा होता है असमान वितरण। तो वस्तुओं और सेवाओं को कुछ खास लोगों के बीच बांटा जाता है, जिससे उन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, ये ज्यादा निवेश के लिए पैसे बचाता है। लेकिन इससे सामाजिक न्याय की स्थिति खराब होती है, क्योंकि सभी को समान लाभ नहीं मिलता। तो ये वो देखो, असमान वितरण का मतलब ये है कि भाई ऐसी चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है ना, जो थोड़ी कॉस्टली होंगी, और वही उसको डिजर्व कर पाएगा लेने का जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वही चीज है कि अगर इंडिया के अंदर सारे फोन बंद कर दिए जाएं और सिर्फ कहा जाए कि आईफोन ही चलेगा, तो हर कोई तो आईफोन ले नहीं सकता, तो उसमें क्या समस्या आएगी, तो वो असमान वितरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहां सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ जाती है कि किसके लिए उत्पादन करें। तो ये 3 मेजर समस्याएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना, तो ये केंद्रीय समस्याएं इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आती हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लें। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी पीपीएफ। ठीक है ना, तो
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं और प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, तो ये सेम चीज ही है, ठीक है। तो इनको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था मौजूद तकनीक और संसाधनों के पूर्ण व कुशल उपयोग से कर सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र, देखिए उत्पादन संभावना वक्र का मतलब क्या होता है। वक्र आप सब लोगों को पता ही क्या होता है, ये होते हैं वक्र। अब बात यह आती है कि भाई वक्र क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और जब संसाधन सीमित होते हैं और हमें और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है और ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी एक से दूसरे चीज़ की, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, अपने संसाधनों में से एक संसाधन की कटौती करके उन संसाधनों को दूसरे संसाधन पर लगाना पड़ता है। तो उस समय जो बदलाव आता है उस बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं या पीपीसी कहते हैं। यानी उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो देखो जब उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो हमें कुछ मान्यताओं का हमें जरूर ध्यान रखना है। ये चीजें होंगी तभी जो होता है ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र काम करता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या मान्यताएं होती हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, यानी जो संसाधन है वो निश्चित होने चाहिए। जब हम पीपीसी पढ़ते हैं तो सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, यानी जितना भी हमारे पास संसाधन है हम उसका पूरा यूज कर रहे हैं। उत्पादन तकनीक स्थिर या अपरिवर्तित है, ठीक है ना, यानी जो हमारी जिस तकनीक से हम यूज कर रहे हैं बस वही तकनीक यूज होनी चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुशलता में भी यानी कोई टेक्नोलॉजी और उन सब चीजों में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार से काम हो रहा हो, तब हमारा पीपीसी जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये मान्यताएं भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर पीपीसी की कुछ मान्यताएं होती हैं जिसके आधार पर वो काम करता है, तो वो क्या है। तो ये हमारे पास 4 अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर पीपीसी हमारा जो है वो काम करता है, ठीक है। अब समझते हैं उत्पादन संभावना वक्र, अनुसूची वक्र या पीपीसी, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये होता क्या है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र या अनुसूची, यानी हमने जैसे बात करी थी कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो पैसा है वो सीमित है, तो उस सीमित पैसे में हमें गेहूं और टैंक 2 चीजें लेनी है। अब इन दोनों चीजों में हम सीमित संसाधनों में कैसे विकल्प खोजेंगे। तो विकल्प खोजेंगे देखो जब हम बनाएंगे, यानी अगर हम मान लीजिए कि एक हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना, संभावना क्या। अगर मान लीजिए हमने एक संभावना तलाशने की कोशिश करी, तो इसमें अगर हमने जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें हम अगर हमें गेहूं की क्वांटिटी जो होगी वो नहीं मिलेगी अगर हम क्या कर दें 15,000 जो टैंक ले लें तो, ठीक है। यानी जब हमारे पास संसाधन है अगर उस संसाधन में हमने अगर 15,000 टैंक ही ले लिए तो अब हम गेहूं ले ही नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी कुछ कीमत यानी इसकी कुछ क्वांटिटी घटानी पड़ेगी जिसकी वजह से गेहूं जो हम ले सकें। तो देख रहे हैं आप, हमने इसको 14 किया तो दूसरे वाले में हमारा 1 हो गया, और हमने इसको कम किया तो हम इसकी मात्रा और बढ़ा सकते हैं। इसको हम और कम कर रहे हैं तो इसकी मात्रा को हमने बढ़ा लिया, और कम किया तो इसकी बढ़ा लिया। लेकिन एक समय ऐसा है हमने सारा का सारा जो संसाधन था वो किस पे लगा दिया, वो सारा हमने लगा दिया गेहूं पे। तो अब हम क्या नहीं ले सकते, टैंक नहीं ले सकते। तो ये चीज यानी ये जो कर्व है इसके आधार यानी इस डेटा के आधार पर जो हमारा कर्व बनता है, ठीक है, ये तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी हमारे पास जो संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का यूज कर कर ही हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए हमारा जो ये था ABCDEF, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र पर जो हमारे पास संसाधन थे, तो उन संसाधनों का अगर हम बनाते हैं तो ABCDE5, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पूरा जो है ये फिक्स है एकदम, यानी संसाधनों का हमने क्या किया है, पूर्ण उपयोग किया है। अगर हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं तो उस संसाधन में जो हमारा वक्र बनेगा वो वक्र जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अगर हम क्या करें तो ये हमारे देख लिए अलग अलग जो है हमारे ये, हम अगर एक लेते हैं तो ये इस तरह से देख रहे हैं ना, ये वक्र बन रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम संसाधनों का क्या करें, संसाधनों का अल्प उपयोग करना शुरू कर दें, ठीक है, तो अगर हम पूरे संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उसमें समस्या आती है। तो 3 चीजें उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पहली चीज
पीपी वक्र पर जैसे कि ए बी सी आदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का कुशल उपयोग कर रही है। तो जैसा हमने देखा, ये जो हमारा डेटा क्या बता रहा है, ये हमारा जो वक्र बता रहा है कि भाई हमने संसाधनों का क्या किया है, कुशल उपयोग किया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, पीपी वक्र अगर हम देखें तो नीचे जैसे बिंदु जी, ये देख रहे हैं आप, ये जी दिख रहा है, यानी हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का हम क्या नहीं कर रहे, पूर्ण नहीं कर रहे उपयोग। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, तो अल्प उपयोग उत्पादन क्षमता की पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ रही है। यानी कि हमने क्या किया इसके अंदर, हम अगर 12 और 4 देख रहे हैं, अगर हमने ये 12 लिया तो ये क्या, यहां पर ये बच गया ना, यानी कि इतना तो क्या देख रहे हैं हम, यानी हम जितना संसाधन यूज कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे, ये हमने संसाधनों को क्या किया, इतने संसाधन को हमने बचाया है। तो अगर हम संसाधन को बचा लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा तो होता नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, हम जितना अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करेंगे उतनी ज्यादा हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए हमें संसाधनों का अल्प उपयोग क्या कहलाता है, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छे से विकास नहीं करेगी। पीपी वक्र के ऊपर असंभव संभावित भविष्य में साधनों या तकनीक की प्रगति के कारण हो सकता है। तो ये तीसरा अगर हम वक्र देखते हैं तो हमारे पास सीमित संसाधनों में हमारे पास बनता यही है, लेकिन इसने कहा है कि भाई ये एच वाला, कि क्या ये बन सकता है, ये तो चलो हमारे ठीक है, ए बी सी डी एफ तो हमारे बन रहे हैं क्योंकि हम अपने संसाधनों का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने जी का उपयोग किया, इसका मतलब क्या, हमने संसाधनों को सीमित कर लिया, बचा लिया, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। वहीं जब हम बात करते हैं एच की, तो क्या एच संसाधनों तक हम पहुंच सकते हैं, यानी कि जब हम आपके पास संसाधन ही नहीं है, जब आपके खेत की क्वांटिटी 1 क्विंटल की है तो क्या आप 1.5 क्विंटल उसके अंदर उत्पादन कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, ये असंभव है। ये भविष्य में कभी हो सकता है अगर तकनीक वगैरह में परिवर्तन आए तो, नहीं तो ये संभव नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए जो हमारा पीपीसी जो संभावना वक्र है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा पीपीसी वर्क होता है। तो कई बार अगर पूछता है तो आप इस शेड्यूल को बनाकर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीपीसी के 2 बुनियादी गुणों की व्याख्या करो। अब पीपीसी जो होता है उसकी जो 2 होती हैं वो मुख्य जो होती है, बुनियादी जो होते हैं गुण होते हैं, यानी 2 उसके गुण होते हैं। पहला, यह हमेशा नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरे उत्पादन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। हमने ऐसा देखा था, सिंपल था। दूसरा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत यानी MOC, अर्थात एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की इकाई का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको, ये देखिए, तो हमने जैसे देखा कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो वक्र होता है वो क्या होगा, दाएं से बाएं की तरफ खसकेगा। क्यों, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी चीज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी देखिए अगर हम किसी चीज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या होगा, अगर हमने क्या किया, मान लीजिए अगर हम इसको, ये हमारा एक था, ठीक है, अगर हम इतना, ये हमारा है, ठीक है, ए ले लिया हमने कि ये हमारा जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये हमारा था। लेकिन अब हमने क्या सोचा भाई कि हमें क्या करना चाहिए, गेहूं को बढ़ाना चाहिए, टैंक को कम करना चाहिए। तो जब हम गेहूं को बढ़ाएंगे, यानी हमने क्या किया, ये लीजिए हमने गेहूं को बढ़ाया, जब हम गेहूं को बढ़ाएंगे तो टैंक क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंस आता है, यानी कि जब हम एक चीज को कम करेंगे तभी दूसरे चीज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पीपीसी कर्व बताता है। और ये हमारा क्या होता है, हमेशा कैसे बनता है, ये कर्व ढलुआ होता है, ढलान की तरफ जाता है, ठीक है ना, और क्या होता है, ये बाएं तरफ जाता है। तो ये कुछ उसके जो बुनियादी नियम है। ठीक है, तो बाएं से दाएं की ओर होता है और इसका कारण यह है कि यह साधन, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, उस संसाधन में ही हमें क्या करना है, अगर और ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी चीज का लेना है तो पहले को कम करो और दूसरे को ज्यादा करो। तो उसी को क्या कहा जाता है, अवसर लागत, MOC कहा जाता है, यानी कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए अगर हमने क्या किया, 50% हम पहले क्या कर रहे थे, गेहूं ले रहे थे, ठीक है, और टैंक जो हमारा था वो क्या था, वो भी 50% था, लेकिन फिर हमने बाद में क्या किया, हमने उसकी परसेंटेज को चेंज किया। अगर ये 60% होगा तो नॉर्मल सी बात है, इसको 40% करना ही पड़ेगा। तो ये MOC की दर होती है, यानी कितना परसेंट उसमें जो है वो बदलाव आया। ठीक है ना, तो किस प्रतिशत में बदलाव आया, किस प्रतिशत में वो दूसरी तरफ झुका, उसे क्या कहा जाता है, MOC कहा जाता है, सीमित अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कि जब वो दाएं से बाएं की तरफ जाता है तो क्या होता है। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना ही था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ है,
ये बढ़ा है, पीपीसी कर्व क्या है हमारा, बढ़ गया है। तो हमने तो ये देखा था भाई कि जब हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं तो सीमित संसाधन के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इष्टतम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ नई चीजों में परिवर्तन के आने के कारण भी जो हमारा कर्व होता है वो क्या होता है, खसकता है दाईं तरफ। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीक प्रगति को दर्शाता है। देख रहे हैं आप, यानी कि अगर गुड ए है या गुड बी है, अगर दोनों में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो परिवर्तन है किस, यानी हमारे पास संसाधन तो सीमित है लेकिन तकनीक में परिवर्तन आ गया। पहले हम वो काम किससे करवा रहे थे, पहले वो हम काम मजदूरों से करवा रहे थे, अब वो मशीनों से करवा रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जब तकनीक बढ़ेगी तो उत्पादन क्या होगा, उसी संसाधन से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा तकनीक के आने के कारण, ठीक है ना। तो ये और देखते हैं, अब खिसकाव यानी घटेगा क्यों, तो वही चीज होगी, उसको उल्टा कर देते हैं। उत्पादन संभावना वक्र बाईं और खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीक अवनति को दर्शाता है। वहीं अगर हमने संसाधनों को कम कर दिया या हमारी तकनीक में गिरावट आ गई तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ खसक जाएगा, ठीक है ना। यानी हम उसका कितना भी यूज, जो हमारा इष्टतम उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो ये क्या, ये खसक रहा है आपका बाईं ओर, ठीक है ना। तो दाईं ओर खसकता है तो क्या दर्शाता है, संसाधनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तकनीक में परिवर्तन आ रहा है। वहीं अगर बाईं ओर खसक रहा है तो क्या बता रहा है वो, कि हमारे यहाँ संसाधनों में कमी हो रही है और तकनीक की क्या हो रही है, अवनति हो रही है, तकनीक में कमी आ रही है, ठीक है। वहीं अगर हम देखते हैं कि देखियो गुड बी, यानी ये तो स्थिर है, जैसा है वैसा है, इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये क्या बताता है, तो ये दिखाता है कि भाई जब हम देख रहे हैं कि ओ एक्स जो हमारा है वो ये खसका है, ठीक है ना। तो इसके खसकने का मतलब क्या है कि किसी सिर्फ एक चीज में परिवर्तन है, यानी गुड्स वी के तकनीक में क्या है, वो परिवर्तन आया। तो इसलिए इसका उत्पादन जो होता है या तकनीक जो होती है उसमें जब परिवर्तन आता है तो सिर्फ एक जो ये इसकी तकनीक में परिवर्तन आने से सिर्फ इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, उसका जो होगा वो स्थिर रहेगा, ठीक है। सेम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए गुड्स वी में कोई बदलाव ना आए, ठीक है, और इसमें अगर बदलाव आ गया तो इससे क्या होगा, तो इसका जो होगा उत्पादन स्तर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसमें बदलाव आएगा, ठीक है ना। तो गुड्स ए जो उत्पादन में कोई तकनीक में सुधार नहीं होता, तो इसमें सुधार नहीं होगा, उसमें सुधार होगा, तो उसका जो वक्र होगा वो क्या होगा, अक्ष पर दाएं की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये मेजर चीज है, यानी जिसमें जिस तकनीक में बदलाव आएगा उसका स्तर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण है दाईं और बाईं और खिसकाव के, तो अगर देख सकते हैं दाईं और खिसकाव के कारण संसाधनों में वृद्धि हो गई, तकनीक में प्रगति हो गई, ठीक है ना, कौशल भारतीय अभियान प्रशिक्षण हो गया। तो इन सब चीजों से क्या होता है, स्वर शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, योगा प्रसार योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में बनाइए निवेश, विदेशी पूंजी में वृद्धि। तो अगर ये सारी चीजों की तो क्या होगा, दाईं और खसकाव होगा, ठीक है। वहीं अगर क्या होगा, इन सब चीजों की कमी आ जाएगी, यानी संसाधनों में कमी हो जाए, तकनीक की अवनति, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, सामाजिक कुरीतियां, प्रवास, युद्ध, आतंकवाद, तो इनसे क्या होगा, तो ये किसकी तरफ खसक जाएगा, ये बाईं तरफ खसक जाएगा। और कोई परिवर्तन कब नहीं होता, जब संसाधनों का स्थानांतरण, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, तो इन सब चीजों में पीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है एट इज बना रहेगा, ठीक है। तो ये पीपीसी कर्व इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, तो इसमें पूछा जाता है कि भाई बाईं से दाईं और खिसकाव क्यों होता है, तकनीक से क्या परिवर्तन आता है, पीपीसी कर्व होता क्या है, एमओसी क्या होता है। तो ये छोटे बड़े क्वेश्चन इन टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब समझेंगे हम सीमांत विस्थापन दर, एमओसी और एमआरटी। तो जैसे हमने बात करी थी कि जब हम किसी भी सीमित संसाधन में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ ट्रांसफर यानी इच्छा ज्यादा जाहिर करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो वही परिवर्तन क्या होता है, हमारा एमओसी होता है, ये हमने देखा ही था। और समझते हैं इसको, सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा एक बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात होता है, ठीक है। जैसे हमने बात भी करी थी कि हमने क्या किया, एक सीमित संसाधन के अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज को घटा के दूसरी चीज को बढ़ाएंगे, तो उसकी दर में जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहा जाएगा, एमओसी कहा जाएगा। तो इसको अगर हम एक एग्जाम फॉर्मूले के रूप में देखें तो कह सकते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है ना। तो क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स, यानी कि कोई वस्तु जो थी वो पहले क्या थी, 20 थी, ठीक है। तो उसमें चेंजेस कितना आ गया, मान लो 20 एक जो अगर मान लो हमारे पास कोई चीज़ 100 थी, ठीक है। तो 100 में हमने क्या किया भाई कि 100 में हमने मार्जिन लिया था, इसको 60 और इसको क्या लिया था 50, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया, हमने इसको 60 कर दिया और इसको 40 कर दिया। तो देख ही रहे हैं हमें इसमें क्या आ रहा है, हमारा चेंजेस आ रहा है। तो चेंज कितना आया हमारा, तो अगर हम देखते हैं कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, यानी पहले से दूसरे में कितना परिवर्तन आया है। तो पहले जो हमारा परिवर्तन, यानी पहले अगर मान लीजिए हमारी
वाई गुड्स थी, ये हमारी क्या थी, एक्स गुड्स थी। ठीक है, तो इसमें कितना परिवर्तन आया है, इसमें जो हमारा घटा है वो कितना बढ़ा जो है वो प्लस क्या है वो 10 है, और घटा जो है वो क्या है वो -10 है। ठीक है, तो इनको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि MRT कितना है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि एक चीज को घटाने के लिए यानी कितना परसेंट हमने इसको घटाया और कितना परसेंट इसको बढ़ाया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, MOC कहा जाता है। ठीक है, तो पीपीसी का ढलान MRT और MOC पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर बढ़ता है तो इसलिए पीपी मूल्य की ओर अवतल होता है, यानी अगर हमारा पीपीसी बढ़ रहा है तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। ठीक है, पीपीसी अगर हमारा बढ़ता जाता है, अगर बढ़ते हुए दर से यानी मान लीजिए 2%, 3%, 4%, 5% अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ये कैसे बनाएगा, ये सेव बनाएगा। ठीक है ना। वहीं अगर हम यदि MOC, ठीक है ना, M8 स्थिर है तो पीपीसी एक सीधी रेखा पर नीचे की ओर ढलान बनाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं MOC जो हमारा है, MRT अगर स्थिर है तो पीपीसी एक सीधी रेखा और नीचे की ओर ढलान बढ़ाता है, यानी कि हमारे क्या है, पीपीसी में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, वो जैसा है वैसा है। ठीक है ना, कांस्टेंट है, यानी कि दोनों में क्या है, मान लीजिए 2 2 2 2 ऐसे परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर, MOC के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो कैसा ग्राफ बनाएगा, तो वो जो ग्राफ बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो सीधा स्ट्रेट होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब परिवर्तन ही नहीं आया तो क्या बनाएगा, वो बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो MOC मार्ट स्थिर है तो पीपीसी एक सीधी रेखा और नीचे पर, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो जिस दर पे था उसी दर पे, ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो हमारा जो कर्व वो जो हमारा बनेगा ग्राफ वो बनेगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, वहीं जब हमारा MOC MRT जो होता है वो कम हो रही हो तो पीपीसी, यानी अब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, हमारा बढ़ रहा था, अब क्या है 8 6, ठीक है, और हमारा हो जाए 4, तो ये क्या है, जब वो घटती दर से घटता है, जब घटता है वो MOC, जब उसकी दर घटती है, तो जब दर घटती है तो उस टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा होता है वो ये साइज बनाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो था ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, उन्नतोदर होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो अवतल होता है, और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधी रेखा पर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा जो MRT है या जो MOC है उसमें परिवर्तन किस तरह से आता है, तो उसमें हम परिवर्तन 3 तरह से देख सकते हैं। एक परिवर्तन क्या होगा, एक परिवर्तन जो होगा वो अवतल परिवर्तन होगा, और अवतल परिवर्तन कब होगा, अवतल परिवर्तन तब होगा जब हमारा पीपीसी जो होगा वो सामान्य तौर पर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये याद रखना है, पेपर में MCQ वगैरह में या छोटे क्वेश्चनों में ये पूछता है कि अगर हमारा MOC जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा जो कर्व है वो कैसा बनेगा, तो वो कर्व हमारा बनता है अवतल। ये चीज याद रखनी है। दूसरा, जब हमारा MOC सीधी रेखा पर होता है, ठीक है ना, और नीचे की ओर ढलान वाला होता है, तो ठीक क्या बनेगा, वो सीधा बनाएगा। वहीं जब हमारा MOC या MRT जो कम हो रहा होता है, जब वो उसकी दर जो होती है वो कम होती है, वो क्या होता है, वो नातोदर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या बनाता है, वो हमारा कॉन्वेक्स बनाता है। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है, पेपर में यही आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो क्या बनाएगा, उन्नतोदर होगा, और वहीं अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, अवतल होगा, और अगर स्थिर है तो क्या रहेगा, वो सीधा रहेगा। तो इसमें से MCQ वगैरह या ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब देखते हैं इसके अंदर उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आता है, तो इनको भी समझते हैं आखिर ये चीजें होती क्या हैं। उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु में मानव आवश्यक को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। देखिए, जब कोई भी उत्पादक या कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक दुकानदार कोई सामान बनाता है, तो वो सामान इस इच्छा से बनाता है कि भाई उसके सामान की जो वैल्यू होगी काफ़ी अच्छी होगी, लोग उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति उस सामान को लेने जाता है तो वो क्या करता है, वो देखता है ना कि वो मेरे लिए कितना उपयोगी है, क्या मैं जो, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते हैं, तो वो अपने पैसे से कंपेयर करता है उसको कि भाई मैं इस पैसे से अगर इस वस्तु को लेता हूँ तो क्या मेरी उपयोगिता में ये फिट होता है, क्या मेरे लिए उपयोगी होगा ये इस पैसे के अंदर। तो उसे क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है या यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान लेता है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी उपयोगिता को देखता है। तो कुल उपयोगिता होती है इसके अंदर, तो टोटल यूटिलिटी होती है वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और वही व्यक्ति अगर उसी वस्तु को बार बार इस्तेमाल करता है तो अंत में जो उसने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो उसकी उपयोगिता जो थी वो टोटल उपयोगिता उसके लिए कितनी रही,
अगर उन सबको जोड़ दिया जाता है तो वो कुल उपयोगिता होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी उपयोगिता है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसको भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। आगे होता है हमारा सीमांत उपयोगिता, ठीक है, यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई कि उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जब है किसी वस्तु को एक से ज्यादा बार लेता है, तो उसके बाद पहली बार लेने के बाद जब वो दूसरी बार उस वस्तु को ले रहा होता है, तो उसके लिए उस वस्तु की क्या उपयोगिता रह जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम शेड्यूल से। मान लीजिए कि किसी को संतरे पसंद हैं, ठीक है, तो वो संतरे ले रहा है, तो उसके लिए उस संतरे की उपयोगिता कितनी है, ठीक है ना, और उसके लिए अगर उसने बहुत कई बार उस चीज को ली तो उसके लिए उसकी कुल उपयोगिता कितनी रह गई। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। मान ली किसी व्यक्ति को जब संतरे पसंद ही नहीं होंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, अब उसे इतने ज्यादा पसंद थे कि भाई उसने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेके तो उसने एक बार लिया, तो नॉर्मल सी बात है उसको उसकी उपयोगिता कितनी लगी, 10 यूटिलिटी दी उसने कहा भाई ये बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसके 10 यूटिल जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यूटिल में उसने काउंट कर लिया एक संतरे को। ठीक है, फिर उसकी इच्छा दोबारा हुई भाई फिर से ले लेता हूँ, तो जब वो दोबारा लेने गया तो उस टाइम तो उसको अच्छा लगा, लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि हम कोई भी वस्तु का जब यूज करते हैं और उसी वस्तु को जब दोबारा यूज करते हैं तो उस तरह का सेटिस्फेक्शन लेवल हमें नहीं मिलता है, उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही कमी इसमें देखने को मिलती है। भाई पहले में तो उसे मजा आया था तो उसने कहा भाई बहुत अच्छे हैं, तो उसने क्या कहा भाई उसकी उपयोगिता कितनी रखी, 10 यूटिल रखी, लेकिन जब उसने दोबारा लिया तो उसने यूटिलिटी कितनी दी उसको 8 का, यार उतना मजा नहीं आया जितना पहले वाले को लेने में आया था। फिर उसने कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर तीसरी बार लिया और मजा उसको आना कम हो गया, फिर उसने कहा चलो एक बार और लेके देखते हैं, फिर उसको क्या हुआ, फिर मजा कम आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर भी उसने कोशिश करा चले यार भूख लगी एक बार और ले ही लेता हूँ, तो उसने 5वीं बार जब लिया तब उसको क्या मिला, 1 यूटिल मिला। ठीक है, अब उसके बाद भाई उसका मन नहीं है, उसका दोस्त आ गया, उसने कहा जबरदस्ती भाई ले तू खा संतरा। अब भाई क्या किया उसने, संतरा खा तो लिया लेकिन उसको क्या मिला, कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है उसको। ठीक है, बस उसने खा लिया किसी तरह। अब भाई उसके दोस्त ने कहा यार अभी मजा नहीं आया एक बार और खा ले तू, उसको बेचारे को दोबारा खिला दिया उसने। अब क्या है, उसको संतुष्टि मिली, हो गया ना नेगेटिव, कर दी बेचारे ने उल्टी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या कहती है, वो समय के साथ क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यानी एक इकाई से दूसरी इकाई में जो परिवर्तन आता है, यानी जब हम लेते हैं एक इकाई से जब हमारी मार्जिनलिटी दूसरे में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन। यानी ये देख रहे हो इसमें जो परिवर्तन आ रहा है इसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर हम इस टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम टोटल प्लस कर दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी बन जाती है, अगर हम इसको पूरा प्लस करते हैं तो। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होती है, 23 ये भी आएगा, तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब यही होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी एक वस्तु का बार बार इस्तेमाल करता है तो उसकी उपयोगिता जो है उसको थोड़ी कम लगनी शुरू हो जाती है, और एक ऐसा लेवल भी आता है कि जब वो बिल्कुल ही पसंद नहीं होती, अगर वो उसे लेता है तो वो क्या होता है, उसका हराशय होता है, यानी उसमें कमी आती है। ठीक है, तो इसका अगर हम शेड्यूल देखते हैं, ज़्यादातर एक कर्व में पूछा जाता है, तो हम देख सकते हैं भाई कि ये संतरों की इकाइयाँ हो गई, ये हो गई। तो वही चीज़ है कि जब एक था तो उस बंदे ने लिया, उसको मजा आया, दूसरा वो ले तो रहा है, ठीक है, यानी दूसरा वो ले रहा है लेकिन फिर भी उसको उतना मजा नहीं आया जितना पहले था। तीसरे के बाद उसके बाद फिर हमने देखा धीरे धीरे ये हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हम देख सकते हैं इस तरह से ही कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले उसका मार्जिन देखो धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे ये देख रहे हैं हम नेगेटिव में भी आ गया है मार्जिन। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। अब देखिए इससे हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर जो पेपर में पूछी जाती हैं। पहला, जब mu धनात्मक 0 से ऊपर होता है इस स्थिति में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा mu 0 है तब तक आप क्या देखेंगे, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, यानी जो टोटल यूटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, देख रहे हैं आप 10, 18, 23, 25, 26, ठीक है ना, 0 से ऊपर आप देखेंगे तो ये बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, यानी ये क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है ना, तो बढ़ते क्रम में है। वहीं दूसरी चीज क्या कहती, दूसरा नियम क्या कहता है, जब mu 0 होता है तो कुल उपयोगिता tu अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, यानी जब वो 0 होगा तो ये जो स्तर होगा वो सबसे ऊंचा स्तर होगा। आप देख सकते हैं यही सबसे ऊंचा स्तर है। ठीक है, यानी कि जब mu 0 हो जाएगा तो कुल उपयोगिता जो होगी वो अधिकतम बिंदु पर होगी, सबसे अधिकतम बिंदु पर होगी। यही चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, जब mu ऋणात्मक यानी 0 से कम होता है इस स्थिति में आपको कुल उपयोगिता घटती दिखाई देगी, यानी ये जो टाइम होता है
इस टाइम में आपको टोटल यूटिलिटी जो होगी वो कम होती दिखाई देगी। देख रहे हैं आप 26 से आगे ना 23 पे, यानी यहाँ पर कम होती है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कभी कभी शेड्यूल बना के बताने के लिए आता है, तो आप ये शेड्यूल बना के इसको ऐसे कैसा लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम देख रहे हैं ये 0 लेवल है और यहाँ पर हमें TU जो है वो मैक्सिमम लेवल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर शेड्यूल बना के आता है तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज रह गई कि जब हमने देखा कि एक ऐसा टाइम आया कि जब ये चीज क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ठीक है, यानी जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाराश्य सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो हमने देखा कि भाई ह्रास यानी ये माइनस हो गया, लेकिन साथ में हमने देखा हर जगह पे आपको जो है वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। यानी अगर देखा जाए कि पहले में अगर उसको 10 मिला, दूसरे में 20, तीसरे में 30, 40, 50 होना चाहिए, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यानी कि जब हम एक किसी वस्तु का यूज करते हैं तो अगली वस्तु का यूज करते हैं तो उसमें गिरावट आती है, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों का एक निरंतर उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो जैसा हमने देखा कि भाई जब हम एक से दूसरे तरफ जाते हैं इकाइयों की तरफ तो हमारी उपयोगिता कम होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ पहली बार लेते हैं, यूज़ करते हैं तो उसको वो अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी बार जब हमारा इंटरेस्ट उससे थोड़ा कम होता है क्योंकि हमने उसको यूज़ किया होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है हाराश्य सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब उपभोक्ता संतुलन जो होता है की शर्तें क्या होती हैं। अब हमने ये समझा कि भाई ये तो हमें पता लग गया हमारी यूटिलिटी क्या है, तो अब एक उपभोक्ता को किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करना चाहिए, तो उसके संतुलन की क्या शर्तें होनी चाहिए, कैसे वो किसी चीज का यूज करे। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हमने बात भी करी थी कि अगर एक व्यक्ति कोई सामान लेने जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसके पास जितने पैसे हैं उस पैसे से उस सामान को तभी खरीदेगा जब उसे लगेगा भाई कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इतनी इनकम में इस प्रोडक्ट से पूरा हो सकता है, तभी वो उसको लेगा। उपयोगिता विश्लेषण इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता की गणना यूटिल्स में की जाती है और यूटिल्स यू को उपयोगिता के माप की इकाई कहते हैं। तो जैसा हमने देखा ही था कि यूटिल जो होता है वो बताता है कि भाई किसी को कितना सेटिस्फेक्शन उस प्राइस में उस प्रोडक्ट से मिल रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु, अब देखिए हो सकता है वो व्यक्ति एक वस्तु खरीदे या हो सकता है 2 वस्तु खरीदे, तो उसको कैसे नापा जाएगा, तो अगर एक वस्तु है तो एक वस्तु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है, ठीक है ना, मनी को लेके, तो उसकी मनी जो होगी यानी जो उसका पैसा है, ठीक है ना, उस पैसे को यहाँ पे रख दिया जाएगा और MUMX, ठीक है ना, यानी जो उसका जो मार्जिन यूटिलिटी जो उसने तय करी कि भाई मुझे इतनी यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर मैंने ये वस्तु ली तो, और फिर क्या करेंगे प्राइस और उस गुड से, यानी जो प्राइस का गुड्स है उसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। मान लीजिएगा हमारा MUM क्या था, 2 था, ठीक है, और उसने उसको रखा भाई कि जो इसकी MUM है मेरे खिलाफ से 4 होनी चाहिए, ठीक है, और प्राइस जो था वो कितना था, 2 था, इसने इसको इससे डिवाइड किया तो इसको पता लगा भाई 2 × 2 = 2, तो यानी क्या है उसका MUM बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वो सेटिस्फाई है उस वस्तु को लेकर। ठीक है, और ऐसे ही अगर क्या हो जाए कि एक से ज्यादा वस्तु हो जाए तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा, दूसरे को रखना पड़ेगा, उसका प्राइस रखना पड़ेगा MUM, ठीक है, तो उसको ऐसे हम डिवाइड करेंगे। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 वस्तु में भी जो है उसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में आता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदने जाता है तो जब वो सामान खरीदने जाता है क्योंकि उसके पास संसाधन तो सीमित होते हैं, अब वो संसाधन सीमित होते हैं तो वो क्या करेगा, जब वस्तु लेगा, एक से ज्यादा वस्तु लेगा तो वो क्या करेगा, उस पैसे के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा भाई कि मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं ताकि उस वस्तु और उस पैसे के अंदर मैं जिस चीज को लेना चाहता हूं उसमें मुझे परफेक्ट जो है वो लाभ मिल जाए उसका, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो इसीलिए क्या बनाया जाता है, तटस्थता वक्र बनाया जाता है, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो 2 वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं से बनाने के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस सीमित संसाधन में वो क्या करेगा, ऐसे चीजें मतलब एक ऐसा सेट बनाएगा, ऐसा एक बजट बना के ऐसा सेट बनाने की कोशिश करेगा कि भाई वो जो उसके पास पैसे है उस पैसे में वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो पूरा कर सके। ठीक है,
तो तटस्थता वक्र की विशेषताएं या लक्षण, अब जो तटस्थता वक्र बनाया जाता है, जो इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए ये होता है हमारा तटस्थता वक्र, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें हम अलग अलग बजट बना सकते हैं, देख रहे हैं, जैसे एक बंदा अगर वो बनाता है तो कॉम्बिनेशन उसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या कर सकता है वो, अपना जो भी सेट बजट है वो, जो भी अपना उसका कॉम्बिनेशन है वो बना सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि जो तटस्थता वक्र है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो जो तटस्थता वक्र होता है वो हमेशा बाएं से दाएं ढालू होता है, ठीक है, हमने देखा है कि वो बाएं से दाएं ढालू होता है ताकि संतुष्टि का स्तर उतना बना रहे, ठीक है ना। तो संतुष्टि का यानी जो उसके पास सीमित संसाधन है वो क्या कर सकता है, एक चीज को कम कर सकता है, एक चीज को ज्यादा कर सकता है। क्यों? क्योंकि लेना उसे क्या है, उसे दोनों वस्तु लेनी है, ठीक है। तो दोनों वस्तु लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, या तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना, तो नीचे की तरफ ही आएगा, एक चीज को कम करके दूसरी चीज को बढ़ा सकता है वो। एक दूसरे को नहीं छूते, तो देखिए कभी भी जो होगा, जो इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र होगा, ना तो वो एक्स एक्सिस को ना वो वाई एक्सिस को छूता है, ना वो एक्स एक्सिस को छूता है। क्यों नहीं छूता? क्योंकि जब वो एक, क्यों, कोई कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है ना, इंडिफरेंस कर्व है, दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है। तो अगर वो क्या करेगा, अगर वो किसी एक की तरफ चला जाएगा तो वो क्या नहीं रह जाएगा, वो हमारा तटस्थता वक्र ही नहीं रह जाएगा ना, वो इंडिफरेंस कर्व भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें कंपेयर तो दो वस्तुओं में करना है। तटस्थता वक्रों का ढलान मूल बिंदु जीरो की ओर उन्नतोदर होता है। तो हमने देखा है ये जीरो की तरफ देख रहे हो आप, झुका हुआ होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस घटती जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ से शिफ्ट होगा, यानी अगर इधर से कम होगा तो इधर जाएगा ना, और इधर से कम होगा तो इधर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वो जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना, उन्नतोदर होता है, ठीक है, उन्नतोदर होता है। तटस्थता वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है, और दूसरी वस्तु का उपयोग घटाए बिना पहली वस्तु की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। तो भाई इंडिफरेंस कर्व यानी जो हमारा तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, तो जो भी उपभोक्ता होता है वो कोशिश करता है कि वो ऐसा अपने सीमित संसाधनों में ऐसा कर्व यानी ऐसी चीज़ों का यूज अपने कॉम्बिनेशन बनाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारे जो तटस्थता वक्र हैं, तो जितना ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, जो उसका सब, जैसे ये वाला कर्व सबसे ऊपर है तो ये होगा सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। यानी जो इंडिफरेंस कर्व होता है या जो तटस्थ वक्र होता है वो जितना ज़्यादा ऊपर वाला होगा वो क्या करता है, वो उतना ज़्यादा क्या देता है, वो संतुष्टि देता है, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है, पूछता है क्वेश्चन कि तटस्थता वक्र से संबंधित अवधारणाएं क्या हैं, तो इनको आप जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बजट रेखा या सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है छोटे छोटे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। तो बजट सेट क्या होता है, यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों या बंडलों का एक सेट है जो वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। यानी एक जो उपभोक्ता है उसके पास जो पैसा होता है वो सीमित होता है, ठीक है ना, उसके पास जो मनी होती है वो सीमित होती है, तो इसलिए वो क्या करता है कि उतना ही सामान खरीद सकता है जितना उसका बजट है, या उससे कम का खरीद सकता है, ज़्यादा का तो खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो अगर इसे हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं ना, जो हमारी मनी है तो वो क्या होगी, वो लेस देन होगी ना इससे, यानी जो प्राइस है किसी एक कॉमोडिटी का एक्स का हो गया मान ली, और एक्स कॉमोडिटी हो गई, ठीक है ना, यानी 2 रुपये जो भी उसके पास जो प्राइस होगा, और प्लस में यानी जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो, यानी जो भी ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी जो भी सामान खरीदेगा वो, अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो 50 + 50 हो या 60 + 40 हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो वो 100 ही होगा या तो उससे कम हो सकता है, ठीक है, 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, मनी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना पैसा है उसी के हिसाब से क्या बनाएगा, वो बजट सेट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बजट रेखा। तो जब बजट रेखा की बात करते हैं, ये वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीद सकता है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति जितना उसके बजट सेट का मतलब भाई जितना उसके पास पैसा है वो प्रोडक्ट भी उसी के बराबर ही खरीदेगा, यानी मनी जितनी है वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो यूज़ करेगा। यानी अगर इसके पास 100 रुपये हैं तो वो क्या करेगा, जो भी बजट बनाएगा, ठीक है ना, वो टोटल पूरा होगा, ठीक है, यानी 100 रुपये के बराबर होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, हमारा बजट सेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, एक जितना ही होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, बजट सेट कहा जाता है, ठीक है। अब आता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर एमओसी जो हमने देखा ही था। तो ये वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता एक्स की
के लिए y जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है। तो जैसा हमने देखा ही था भाई कि उसे क्या करना है, एक वस्तु लेनी है तो उस वस्तु के बदले में उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसको हाँ, परिवर्तन कर लेंगे जो भी हमारा है x गुड और y गुड है और उनको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना उसके अंदर डिफरेंस आया है। ठीक है ना, तो चेंज इन जो भी x प्रोडक्ट है, जो भी चेंज इन y प्रोडक्ट, जो भी परिवर्तन आया है, तो मान लीजिए अगर वो पहले वो 60 ले रहा था, इसको उसने 40 कर दिया, और उसको क्या ले रहा था, वो 20 कर ले रहा था, 40 ले रहा था, और उसको उसने कितना कर दिया, 60 कर दिया। ठीक है, तो इनके में जो भी चेंजेस आएंगे, मान लो इनका चेंजेस जो आता है 60 40 20 आता है। ठीक है, इनका चेंजेस मान लीजिए 10 आता है। ठीक है ना, तो इनके अंदर जो भी चेंजेस आएगा 2। ठीक है ना, तो ये जो होगा परसेंट जो भी होगा वो दर कहलाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कितना उसके अंदर जो है, कितने परसेंट का जो है वो परिवर्तन आया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमओसी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कितना प्रतिशत जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आया। तो उसको निकालने का जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है, इससे क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं कि एक वस्तु की कितनी हानि हुई थी उसे और कितना लाभ हुआ था, यानी एक में उसने कितना, एक को कितना छोड़ा और एक को कितना उसने गेन किया। ठीक है, तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं इनके ऊपर, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, तो वही हमने अभी देखा भी था कि भाई तटस्थता वक्र क्या दिखाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी वो सीमित संसाधन, ऐसा वक्र बनाएगा वो कि जितना उसके पास संसाधन है उस संसाधन में वो क्या ले सके, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, ऐसा कॉम्बिनेशन वो बनाएगा। ठीक है, तो तटस्थ अधिनियम वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की निम्नलिखित 2 शर्तें होती हैं। तो उसकी 2 शर्तें, मान लीजिए 2 वस्तु x और y के आधार पर अगर देखते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन दर को 2 वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, जैसा हमने अभी देख ही लिया था कि वस्तु का मूल्य जो है और वस्तु y का जो मूल्य है उनको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा भाई MRS कितना है इसका। ठीक है, वहीं सीमांत प्रतिस्थापन दर जो निरंतर घटती है, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु को अनोत्तर होता है। ठीक है ना, क्यों कॉन्वेक्स होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमने बताया था ना कि जब वो क्या करता है कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का क्या करेगा, वो त्याग करेगा, तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, यानी ये था ना, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन था, फिर उसने क्या किया भाई, इसको कम किया, ठीक है, और क्या किया, इसको कम करके इसको बढ़ाया, अगर इसको बढ़ाया, इसको कम करके अगर इसको बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स ही तो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ये, और जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वो हमेशा लेने का प्रयास करता है कि ये, तो ये वाला जो उसका है वो मैक्सिमम कह सकते हैं हम, वो लेने का प्रयास करता है कि भाई ऐसी जो तटस्थता वक्र में ये दिखाता है कि एक व्यक्ति जो है ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिससे उसे क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो जैसा हमने देखा हमारा बजट क्या था, हमारा बजट ये है। ठीक है, तो ये हमारा जो बजट है, अब उसने क्या किया, ए कॉम्बिनेशन बनाया, बी कॉम्बिनेशन बनाया, फिर सी बनाया, फिर उसने कॉम्बिनेशन पी बनाया। तो ये सारे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो उसका बजट था, यानी जो उसका बजट है, बजट लाइन जो है वो उसकी ये है, और उस बजट लाइन को जो टच कर रहा है जो बिल्कुल सही सेंटर में, वो पी बिंदु कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है इसका सबसे ज्यादा उपभोक्ता संतुलन है। ठीक है ना, तो इस वाले जो कॉम्बिनेशन को है वो क्या करेगा, वो लेने का प्रयास करेगा एक व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब समझते हैं मांग का क्या अर्थ है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो अब बात आती है कि भाई मांग क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है। मांग वस्तु की उस मात्रा से है जिसमें उपभोक्ता एक दी गई कीमत पर निश्चित समय अवधि में खरीदना चाहता है। तो मांग क्या होता है, अगर एक कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता है, एक कीमत पर किसी वस्तु को वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो वही क्या होगी, मांग होगी। ठीक है, इच्छा तो मांग नहीं हो सकती ना, अगर उसके पास संसाधन कम है, पैसे है ही नहीं, और वो कह रहा है कि भाई मैं महंगा सामान लूंगा, तो वो तो मांग हो ही नहीं सकती ना। मांग तो वही होगी ना कि उसके पास पैसे हैं और उसकी कीमत के आधार पर क्या कर सकता है, उस सामान को वो खरीद सकता है, तो इसलिए वही चीज मांग कहलाती है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, तो मांग के 2 प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत मांग होती है और एक बाजार मांग होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, अगर हम फंक्शन देखें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन होता है, डिमांड का जो फंक्शन होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम आगे। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई जो मांग होती है, एक व्यक्तिगत मांग होती है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं। देखिए, वस्तु की अपनी कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये आपको पता ही है कि अगर किसी चीज की, किसी वस्तु की कीमत जो है वो अगर बढ़ रही है, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या होती है, घट जाएगी, क्योंकि पैसे, लोगों के पास पैसे होते नहीं, संसाधन सीमित होते हैं, तो वो क्या नहीं कर पाते, उस सामान को ले नहीं पाते क्योंकि उसका हाई जो मांग है। तो इसलिए क्या करते, और जैसे ही वो घटेगी वैसे ही लोग क्या करेंगे, उसको लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज संबंधित वस्तुओं की कीमत, तो 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, इनको याद रखना, पेपर में बहुत आता है ये।
पहला आता है स्थानापन्न वस्तुएं। यदि स्थापन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी स्थानापन्न जो वस्तु होती है वो क्या होती है, नजदीकी संबंध होता है जिनका, ठीक है। जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी का क्या है, वो नजदीकी संबंध है। अगर मान लीजिए कॉफी 10 की है और चाय जो है वो 5 की है, और अगर क्या कर दिया जाए, चाय की भी कीमत 10 रुपए कर दी जाए, तो आप क्या देखेंगे कि जो कॉफी है, जो कॉफी की जो मांग है वो एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के प्राइस जो होंगे जब सेम होंगे तो लोग क्या करेंगे, चाय से ज्यादा कॉफी को पीना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। तो इसमें पूरक वस्तुएं होती हैं जिनका रिलेशन एक दूसरे से होता है। यानी कि अगर एक चीज की जो मांग बढ़ी तो दूसरी चीज की जो कीमत जो होगी क्या होगी, उस पर क्या करेगी, प्रभाव डालेगी और घट सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, अभी गाड़ी के प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाए, और जितने ज़्यादा गाड़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, तेल की जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, तेल की कीमत क्या होगी, सॉरी, तेल की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि भाई जब गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी कोई गाड़ी लेगा ही नहीं, तो तेल कौन खरीदेगा। तो इसी तरह यानी पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका इफेक्ट एक से दूसरे के ऊपर, एक की कीमत का दूसरे की कीमत पर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमत, इनको याद रखना है। फिर आता है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी आय बढ़ जाए तो आप पहले खर्च कम कर रहे थे, लेकिन आय बढ़ने के बाद क्या करेंगे, आप खर्चा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आय भी जो है मांग पर इफेक्ट डालता है। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, ठीक है। अगर उपभोक्ता की रुचि किसी चीज में है तो उसकी मांग जो होती है वो बनी रहती है, वो कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती ही रहती है। परिवार के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। यदि परिवार की यानी जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो मांग भी क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अधिक लोगों की क्या होती है, जरूरतें अधिक होती हैं, तो मांग भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये भी मांग का एक कारण है। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशा। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वर्तमान वस्तुएं अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर भविष्य में लगता है भाई कीमत में परिवर्तन आ रहा है, अगर लोगों को लगता है भाई किसी वस्तु की कीमत जो है वो एकदम से बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, एक साथ बल्क में खरीदने की कोशिश करेंगे भाई कि हम खरीद लेते हैं, बाद में कीमत बढ़ जाएगी। या किसी को लगता है भाई कि भविष्य में ये जो चीज़ है वो सस्ती हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, उसको कम लेना शुरू कर देंगे, तो भी मांग में परिवर्तन आ जाएगा। नई स्थानापन्न वस्तुओं की खोज, ठीक है ना। यानी यदि नई वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है और पुरानी वस्तुओं की मांग घट जाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ट्रेंड जो होता है वो बदलता है, तो उस ट्रेंड के बदलने के साथ जो होता है, जो पुरानी वस्तु होती है उनकी मांग घट जाती है और नई वस्तुओं की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। ऋतु में परिवर्तन भी एक कारण है। मौसम के बदलने के साथ ही गर्मी में, जैसे मान लीजिए गर्मी में जो होता है वो एयर कंडीशनर और इन सब की वैल्यू बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं सर्दियों में तो गीजर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो होती है मांग बढ़ जाती है। तो मौसम भी जो है वो मांग पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे ही जो बाजार मांग होती है तो बाजार मांग में भी सेम चीज़ ही होती है। संबंधित वस्तुएं हो गई, स्थान पर वो पूरक वस्तुओं की कीमत, ठीक है ना। उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता हो गई, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, तो ये जो बाजार की मांग में एक चीज़ होती है कि भाई कि जितने ज़्यादा उपभोक्ता होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, बाजार की वो मांग होती है। आय का वितरण, अब ये भी इफेक्ट करता है कि भाई आय का वितरण कैसा है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो उसके हिसाब से जो होती है वो मांग बनी रहती है। उपभोक्ता की रचना, ठीक है ना, उपभोक्ता क्या चाहता है उसके हिसाब से मांग में परिवर्तन आता है। जलवायु तथा मौसम है, उसके हिसाब से भी जो होता है वो परिवर्तन आता है, ठीक है। तो बाजार की मांग भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी जो होती है बाजार की मांग, ठीक है। अब आता है मांग का नियम क्या है और मांग वक्र नीचे की ओर झुकता क्यों है, ठीक है। तो मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जैसा हमने अभी देखा ही था कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच एक विपरीत संबंध होता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो उसकी क्या होती है, मांग बढ़ती है, ठीक है। तो ये नियम तो है ही, काम यूनिवर्सल चलता है, यही नियम है। तो इसमें हम देख सकते हैं, देख लीजिए, प्रति किलो गुड़ की जो कीमत थी पहले 15 रुपये थी तो 2 किलो बिक रहा था, 12 रुपये हुई तो 3 किलो, 9, 4, ठीक है ना, 6, 5 किलो, 3 रुपये हुई तो 6 किलो। तो ये पता ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि जब कीमत बढ़ेगी तो घटेगी। कुछ चीज़ों में जो होता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये इफेक्ट तो है ही है, ठीक है ना। तो ये तो मांग का नियम है ही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं ये वक्र है, ठीक है। तो कीमत देख रहे हैं घट रही है, मांग जो हो रही है वो बढ़ रही है। आगे समझते हैं, मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। तो ये हमने समझ ही लिया है, लो ही है ये, कि नीचे की ओर झुके होने के कारण
यह है कि मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु प्रति उपभोक्ताओं की मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो यह विपरीत संबंध मांग वक्र को नीचे की ओर झुकाता है। तो ठीक है, तो हम देख सकते हैं मांग वक्र जो हमारा वो क्या है, वो नीचे की ओर झुकता है। ठीक है, मांग में वृद्धि व कमी या मांग वक्र में खिसकाव के क्या कारण होते हैं? अब मांग में जो होता है वो वृद्धि क्यों होती है और खिसकाव क्यों होता है? देखिए, मांग में वृद्धि, जब कीमत से संबंधित कारकों में परिवर्तन के कारण मांग में बढ़ोतरी होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। यानी क्या हो रहा है, अगर कीमत संबंधित परिवर्तन है, यानी कीमत के कारण परिवर्तन आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? मांग में वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, वहीं मांग में कमी, जब कीमत से संबंधित तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में गिरावट आती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कीमत के संबंधित कारकों में परिवर्तन आ रहा है और यहाँ पे उनके तत्वों में परिवर्तन आता है, तब जो होती है वो गिरावट आती है। यहाँ पे क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे देख लीजिए प्राइस सेम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है हमें? प्राइस सेम है, मांग जो है वो बढ़ी है। देखिए सेम प्राइस में मांग में जो क्वांटिटी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसे क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि करेंगे। अब इसमें देखिए प्राइस सेम है लेकिन फिर भी क्या हुआ है? मांग में कमी हुई है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? मांग में कमी कहते हैं। ठीक है ना, यानी जब प्राइस इफेक्ट नहीं डालता है, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के यानी प्राइस के बगैर क्वांटिटी का घटना, अगर मांग बढ़ जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, और प्राइस के परिवर्तन के बगैर अगर मांग में कमी हो जाती है तो क्वांटिटी घट जाती है, तो वो क्या होती है? मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मांग में वृद्धि के कारण, कि ये जो मांग में वृद्धि हुई है ये किन कारणों से हो सकती है। तो जैसा हमने अभी पढ़ाई था, मांग में वृद्धि के जो कारण होते हैं, स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, ठीक है ना, तो वही चाय और कॉफी में अगर डिफरेंस आ जाए तो एक हो जाए तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, हमने पढ़ी लिया है, वस्तु में उपभोक्ता की रुचि का बढ़ना, मौसम की अनुकूलता, परिवार के आकार में वृद्धि, तो ये क्या करेंगे? ये मांग में वृद्धि करेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं कि मांग में कमी के कारण क्या होंगे, तो सेम चीज वही होगी, उसमें क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, और इनमें क्या हो जाएगी? आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय कम हो जाना, उपभोक्ता की रुचि को कम हो जाना, वस्तु का फैशन से बाहर हो जाना, मौसम की प्रतिकूलता, ठीक है ना, परिवार का आकार छोटा हो जाना, तो इन कारणों से मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं मांग में विस्तार और वृद्धि में अंतर। ठीक है ना, विस्तार और वृद्धि में भी अंतर होता है। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि दोनों मांग में बढ़ोतरी को दर्शाती है, परंतु बढ़ोतरी जो होती है उसके कारण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो मांग में विस्तार का मतलब क्या है? ये भी क्या आ रहा है? मांग बढ़ रही है, लेकिन इनके कारण क्या है? वो अलग अलग हैं। जैसे वस्तु की अपनी कीमत गिरने से जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। यानी देख रहे हैं, वस्तु की क्या है? मांग बढ़ जाती है, कीमत गिरने से क्या हुई है? मांग बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस पहले ये था, प्राइस में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा पहले डिमांड क्या था हमारे पास जो थी ये थी, और अब क्या हो गया? क्वांटिटी जो हो गई है वो ये हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है इसके अंदर? जब कीमत गिरने से वस्तु की जो है वो मांग बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा, कीमत से संबंधित कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? प्राइस देखिए सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है? हमें सेम प्राइस में क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है? हमारे यहाँ सेम प्राइस में मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखा मांग में क्या हुआ है? यहाँ विस्तार हुआ है। ठीक है, विस्तार किस वजह से हुआ है? प्राइस के चेंज होने की वजह से हुआ है। और यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? प्राइस सेम है लेकिन क्या हुआ है? क्वांटिटी बढ़ी है, तो ये वृद्धि है। तो वृद्धि और विस्तार में क्या होता है? अंतर होता है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मांग के संकुचन। ऐसे ही संकुचन और कमी सेम चीज है, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा उसका। मांग में संकुचन और मांग में कमी दोनों मांग में गिरावट को दर्शाता है। वहां हम बढ़ता हुआ देख रहे थे, यहां हम गिरता हुआ देखेंगे। कैसे? वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने के फलस्वरूप वस्तु में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है ना, मांग में संकुचन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस क्या था हमारा? प्राइस ये था, तो ये हमारी क्वांटिटी थी। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या देखा भाई? सेम प्राइस है। ठीक है, तो मांग की मात्रा कहाँ दिख रही है आपको? मांग में संकुचन देखने को मिल रहा होगा ना। प्राइस जो था प्राइस में चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज होने के बाद ये आपको क्वांटिटी क्या दिख रही है? क्वांटिटी पहले जो हमारी इस प्राइस में ही क्वांटिटी थी, उसने प्राइस को चेंज कर दिया, फिर भी क्वांटिटी क्या है? देखिए कमी हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है? संकुचन, कमी आई है। यानी उसने क्या किया? जैसे ही प्राइस बदला, प्राइस बदलने से क्या हुआ है? मांग में संकुचन हो गया, कमी आ गई है। और दूसरी चीज देखिए, कीमत से संबंधित कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में गिरावट को मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, इसमें क्या है? प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है? बदलाव आ गया है ना, तो इसे क्या कहते हैं? मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें प्राइस की वजह से संकुचन यानी प्राइस की वजह से कमी आ रही है, और इसमें क्या है, कुछ प्राइस नहीं घटाए फिर भी क्या हो गया, वो कमी हो गई। तो इसलिए संकुचन मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है ना, कमी आना होता है अपने आप से, अपनी कामों की वजह से, यानी अपने प्राइस की वजह से कमी आ रही है और इसमें खुद ब खुद कमी आ रही है, इसलिए इसे क्या जाता है, मांग में कमी कहा जाता है, और इसे मांग में क्या कहा जाता है, संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो इनको भी समझना जरूरी है। ठीक है, आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग की कीमत लोच क्या है, यानी मांग की जो कीमत होती है उसमें जो परिवर्तन आता है, जो प्रतिशत में परिवर्तन आता है, वो किस तरह से आता है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन या मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। ठीक है, यानी पहले मांग क्या थी, अब मांग में क्या परिवर्तन आया और कितने परसेंट में परिवर्तन आया है, उसे क्या कहा जाता है, मांग की कीमत का लोच कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला देखें तो कैसे कर सकते हैं यूज, तो मांग की कीमत लोच या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। मांग में प्रतिशत में परिवर्तन और कीमत में जो प्रतिशत में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत का लोच कहते हैं। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां जो हैं, यानी अगर हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से मांग की लोच जो होती है वो परिवर्तित होती है, इसको समझें। तो पहला जो होता है वो होता है पूर्ण बेलोचदार, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो जीरो होती है। यानी इस टाइम में जो हमारा मांग में जो परिवर्तन आता है एक प्रतिशत के रूप में, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो जीरो दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के साथ मांग गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें इस मामले में मांग y अक्ष के समांतर रहती है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए जितना y है उतना ही कि आपको x दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समांतर रहता है, तो हम कह सकते हैं इसमें परिवर्तन नहीं आता, यानी मांग के अनुमातिक परिवर्तन की कीमत परिवर्तन की दशा में क्या होता है, वो शून्य होता है। अगर हम चेंज इन क्वांटिटी और क्वांटिटी को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस समय जो मांग है अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड या पूर्ण बेलोच दर है तो हम कह सकते हैं ED इक्वल टू जीरो है, तो वो मांग जो है वो क्या है, वो बेलोच दर है, यानी उसमें हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा पूर्णतः लोच दर, यानी जो पूरी तरह से लोच दर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या जाती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, अनंत तक होती है। इसका अर्थ है कि कीमत में किसी भी परिवर्तन के बिना, यानी क्या देखते हैं इसमें, कीमत में परिवर्तन के बिना, यानी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इस मामले में मांग यानी y अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि यहां देखिए आप, जो कीमत है, कीमत में हम देख रहे हैं कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारी कीमत है सेम है, लेकिन अगर हम मांग देखते हैं तो वो क्या हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी अनंत तक जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन, अगर हम चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस अगर डिवाइड करते हैं तो ये स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, तो इसमें कीमत में बिना परिवर्तन के मांग में क्या होता है, भारी परिवर्तन आ जाता है। तो इस श्रेणी की लोच कल्पनीय एवं अव्यवहारिक होती है। तो ऐसा बहुत कम दिखाई देने को मिलता है हमें कि भाई ऐसी चीज हो सकती है, तो ये अव्यवहारिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूर्ण लोच दर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी क्या होती है, वो इन्फिनिटी तक जब जाती है तो उसे हम कहते हैं लोच दर से कम। ठीक है ना, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, वो लोच दर से क्या होती है, कम होती है, यानी देख रहे हैं हम ये कम है। इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत में परिवर्तन इसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम है। इस मामले में मांग वक्र जो होता है वो अधिक तीव्र होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है हमें कि मांग के जो प्रतिशत में जो परिवर्तन है कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है ना, तो हमें देखने को मिल रहा है कम है। तो मांग अनुपातिक परिवर्तन कम होता है क्योंकि जो अगर हम चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो बड़ी होती है चेंज इन प्राइस और चेंज और प्राइस, यानी जो पुराना प्राइस था उसके। ठीक है, तो ये चीज देखना। अगर हम इसको ग्राफ पे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मांग की मात्रा, यानी कि हमारी जो प्राइस है देख रहे हो, ठीक है ना, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी मांग में जो है वो परिवर्तन आ रहा है, तो हमें कीमत में जो परिवर्तन आ रहा है तो मांग में भी हमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोच दर से अधिक होना। ठीक है ना, तो इसमें लोच दर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, जो हमारी वो होती है वो लोच दर होती है। इसमें क्या होती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमारी क्या होती है, मोर देन 1 हो जाती है। ठीक है ना, ज्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसका अर्थ है कि मांग के प्रतिशत में परिवर्तन कीमत में प्रतिशत के परिवर्तन से अधिक है। यानी मांग के जो प्रतिशत है वो कीमत के प्रतिशत से क्या है, वो हमें अधिक दिखाई देता है, और इसमें मांग वक्र समतल दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले में देखें तो मांग की अनुपातिक परिवर्तन अधिक होती है, यानी इसमें क्या होगा, चेंज इन जो हमारी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, और उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, चेंज इन प्राइस से। ठीक है,
और अपॉन में प्राइस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो इधर हम देख सकते हैं अधिक लोच दर हमारी है, ठीक है। तो अधिक लोच दर क्यों है इसके अंदर, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारे जो प्राइस है, ठीक है, देख रहे हो प्राइस में परिवर्तन, यानी कितना परिवर्तन आ रहा है, और वहीं हम अगर मात्रा में देखते हैं तो कितना हमें यानी परिवर्तन देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो हमारी रेट क्या होती है वो एक से क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये लोच दर से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट, एकात्मक लोच दर, इकाई लोच दर, इसमें क्या होता है, जो हमारी ईडी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 की। यानी इसका अर्थ क्या है कि मांग के प्रतिशत में परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, यानी दोनों जो होते हैं एक बराबर परिवर्तित हो रहे होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस कर देते हैं, तो अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, वो बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, देखिए दोनों में क्या है, सेम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये 5 श्रेणियां हैं जो मांग को बताती हैं कि मांग किस श्रेणी में जा रहा है, कितना लोच दर है, बेलोच दर है, मांग अधिक है, ज्यादा है, तो किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, तो हम मांग के परिवर्तन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं हम कि अगर आपको कई बार ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्रतिशत और आनुपातिक विधि से क्या निकालिए आप, लोच निकाल कर दिखाइए, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से लोच निकाला जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए, प्रतिशत विधि के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर कीमत की लोच ज्ञात होती है। ये तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है ना, कि अगर हम क्या कर दें कि जितनी हमारी मांग में प्रतिशत आया और जितना हमारा क्वांटिटी थी उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी मांग में जितना परिवर्तन और कीमत में जितना परिवर्तन है उसके प्रतिशत को अगर हम भाग देते हैं तो हमारे क्या आती है, कीमत की लोच आ जाती है। तो हमने देखा ही था, ठीक है। और इसके लिए अगर हमें फॉर्मूले यूज करने हैं तो हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का ये होता है, ठीक है ना, क्वांटिटी 1, यानी चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, पुरानी क्वांटिटी जो थी उससे नई क्वांटिटी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और पुराने प्राइस से नए प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो हमारा और जो प्राइस ओल्ड होता है और क्वांटिटी होती है ओल्ड, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको अगर साधारण फॉर्मूला बनाएं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए हमने क्या यूज किया फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। और अगर मांग में परसेंट में परिवर्तन पूछता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इनटू में 100 लगा देंगे, ठीक है। और कीमत में अगर परिवर्तन पूछता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु की प्रति इकाई की कीमत 20 रुपए है तो मांग की मात्रा 200 इकाई है, परंतु जब कीमत 5 रुपए प्रति इकाई तक गिर जाती है तो मांग 300 इकाई हो जाती है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले प्राइस क्या था हमारा, 20 रुपए था, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी हमारी जो होती थी वो कितनी होती थी, वो होती थी 200 इकाई, ठीक है। प्राइस में चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज क्या हुआ है, 5 रुपए कम हुआ है, 5 रुपए कम हुआ है, इसका मतलब पहले कीमत 20 थी तो अब कीमत कितनी होगी, 15 रुपए होगी। तो 15 रुपए अगर कम हुए तो क्वांटिटी में भी परिवर्तन आ गया, यानी 200 जो था वो कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा हमने देखा ही फॉर्मूलों के अंदर। तो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, फिर आता है चेंज इन प्राइस इक्वल टू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी इनटू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें हम, चेंज इन क्वांटिटी यानी पहले हमारा 200 था, अब कितना हो गया 300, तो कितना चेंजेस आया है, 100 का, 100 इकाइयों का चेंज आया है, 100 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्राइस में कितना चेंज था, तो प्राइस पहले 20 था, अब कितना हो गया 15, तो कितना आया, 5 रुपए का चेंज आया, ठीक है। और उसके बाद पहले जो हमारा प्राइस था वो कितना था, पहले हमारा प्राइस जो था वो 20 रुपए था, और क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी जो हमारी थी वो 200 थी, ठीक है। अब इनको सॉल्यूशन करते हैं, 10 से 10 काट देते हैं, इधर से 10 काट देते हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो जैसा हमने देखा था, जो मांग की लोच यानी मोर देन 1 हो जाती है, यानी अगर 2 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो अधिक लोच दर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी आसान सा ही है, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई से गिरकर 8 रुपए हो गई है, ठीक है, तो वही चीज हो गया, पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस जो था वो 10 रुपए था, चेंज इन प्राइस कितना हुआ, अब प्राइस कितना हो गया हमारा, प्राइस हो गया है 8 रुपए, ठीक है।
क्वांटिटी की बात करते हैं तो पहले क्वांटिटी कितनी थी हमारी, पहले क्वांटिटी होती थी हमारी मांग जो थी 100 इकाई से बढ़कर, ठीक है ना। तो पहले हमारी जो थी वो 100 थी, अब जो क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी जो है वो बढ़ी है, तो क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई हमारी 110 हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं वैल्यू इनकी। तो चेंज देखते हैं सबसे पहले, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी में चेंज आया है 10 का, ठीक है। प्राइस में चेंज कितना आया है, प्राइस में चेंज आया है 2 का, ठीक है। इनटू में पहले हमारा प्राइस कितना था, पहले प्राइस हमारा था 10, ठीक है। और क्वांटिटी जो हमारी पहले कितनी थी, प्राइस हमारा पहले 10 था, तो पहले हमारी क्वांटिटी जो थी कितनी थी, वो 100 थी, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और हम करते हैं इसको इससे कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 0.5, ठीक है। तो जब 0.5 यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमारी अगर 0.5 आती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की जो लोच है वो क्या है, बेलोच दर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अभी तक तो हमने समझा कि मांग की लोच क्या होती है, ठीक है ना, और मांग की लोच में परिवर्तन जो होता है वह कैसे निकाला जाता है। अब समझते हैं कि मांग की लोच को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ठीक है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहले निकट स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, ठीक है। तो ये हमने देखा था पहले भी, यदि किसी वस्तु के पास बहुत अधिक स्थानपन्न है तो इसकी मांग अत्यधिक लोचदार होने की संभावना होती है। तो स्थानपन्न वस्तु हमने पहले ही देखी थी कि उसके समकालीन यानी सेम उसके जैसी अगर वस्तु है तो क्या होगा, तो मांग क्या रहेगी, वो ज्यादातर क्या रहेगी, वो ज्यादातर लोचदार रहेगी, क्योंकि उसी के जैसे बहुत सारे सामान प्रोडक्ट जो है बन रहे हैं। क्योंकि कीमत में बहुत कम वृद्धि से उपभोक्ता अन्य उत्पादों की ओर रुख कर लेता है, ठीक है ना। अगर आपने क्या किया, थोड़ा बहुत भी अगर किसी चीज का दाम घटाया तो उपभोक्ता क्या होगा, आपका सामान छोड़ के दूसरे का लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए कीमत जो होती है, वो कीमत में जो वृद्धि होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे चाय और कॉफी स्थानपन्न वस्तुएं हैं, कॉफी की कीमत बढ़ने पर लोग चाय का उपयोग बढ़ा देंगे। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की स्थानपन्न वस्तुएं नहीं होती हैं उनकी मांग कम लोचदर या बेलोचदर होती हैं, जैसे नमक की मांग, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो बेलोचदर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके निकट मान कोई वस्तु ही नहीं होती है, नमक तो है ही जरूरी, हर खाने के लिए नमक जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो होता है, इसकी जो मांग होती है वो क्या होती है, वो बेलोचदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, अगर वस्तु के बहुत सारे उपयोग हैं फिर भी क्या होता है, मांग जो होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस वस्तु को बहुत या विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है उसकी मांग प्राय लोचदर होती है, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे यूज हैं, इसलिए क्या रहेंगी, ये लोचदर तो रहेंगी ही। जैसे बिजली हो गया, दूध, कोयला आदि, तो इनकी मांग जो होती है वो क्या होती है, वो अधिक लोचदर होती है। यदि ऐसे किसी वस्तु जैसे बिजली की कीमत में गिरावट आ जाए तो इसका प्रयोग घरेलू संयंत्रों जैसे पंखे, रोशनी, कूलर, हीटर, स्टोव, मशीनों में बढ़ जाएगा, जबकि बिजली की दर बढ़ने पर बिजली का इनमें प्रयोग कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज दे सकते हैं कि बिजली के कम और ज्यादा होने से भी क्या होता है, मांग पर जो होता है वो फर्क पड़ता है, ठीक है। आगे, अर्थात विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुओं की मांग लोचदर होती है, तो जिसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या होती है, वो लोचदर होती हैं। आगे, वस्तु पर व्यय आय में भाग, अब हम ये भी देखते हैं कि भाई वस्तु पर हम कितना जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो भी उसकी लोच पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु पर व्यय आय बहुत अधिक छोटा होता है उसकी मांग बेलोचदर होती है, यानी जिसपे हम कम खर्चा कर रहे हैं तो उसकी मांग भी क्या होगी, वो बेलोचदर होगी। जैसे दिया सलाई, सुई आदि की मांग, ठीक है। तो ये जो होती है इन पे व्यय क्या, इस पे जब आय का बहुत कम पैसा जो यूज करते हैं तो इसलिए इसकी मांग भी जो होती है वो ज्यादातर हमें बेलोचदर ही देखने को मिलती है। इसके विपरीत जिस वस्तु पर किया जाने वाला खर्च आय का बड़ा भाग होता है उसकी मांग भी जो होती है वो लोचदर होती है, जैसे साइकिल, रेडियो आदि की मांग। तो ये जो है ये जरूरी चीजें हैं जिनका उपयोग जो होता है इंसान ज्यादा खर्च करके करता है, तो इसलिए इसकी जो मांग होती है वो भी क्या होती है, लोचदर होती है, ठीक है। आगे, उपभोक्ता की आय, तो ये भी डिपेंड करती है। बहुत अधिक या बहुत कम आय वाले लोगों की मांग प्राय बेलोचदर होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने या घटने का ऐसे लोगों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत मध्य वर्ग के लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले वस्तुओं की मांग लोचदर होती है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता की आय पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको क्या होता है कि
उनको जो लोग होते हैं वो खरीदते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी आय का साधन ही नहीं है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसको खरीदेगा नहीं, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। वही मध्य वर्ग वाले जो लोग होते हैं, जो चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, तो वो जो होती है वो लोच दर होती है, उन पर क्या होता है, हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आय भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी मांग के लोच के बढ़ने और घटने का, ठीक है। उपभोक्ता की रुचि और आदत, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के प्रयोग का आदी हो जाता है, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी का आदी हो जाएगा तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोच दर होगी, ठीक है, क्योंकि वो आदी है तो वो उसको क्या करेगा, लेगा ही लेगा। जैसे शराबी के लिए शराब की मांग कीमत बढ़ने पर भी शराब की मांग में क्या है, कमी नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगी, वो बेलोच दर होगी। क्यों, जब कोई किसी चीज का आदी हो जाता है तो वो उसको लेगा ही लेगा। वस्तु की कीमत का स्तर होता है, साधारणतः देखा जाता है कि बहुत अधिक कीमत वाली जैसे हीरा या बहुत कम कीमत वाली वस्तु जैसे सुई पेंसिल की मांग बेलोच दर होती है, जबकि सामान्य कीमत वाली वस्तुओं की मांग जो होती है वो लोच दर होती है। तो कीमत पे भी क्या होता है, वो असर पड़ता है। तो किसी कीमत जो होती है, कुछ साधारण चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो काफी क्या होती हैं, बेलोच दर होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो लोच दर होती हैं। तो ये भी इफेक्ट होता है। आगे समय अवधि, सामान्यतः दीर्घ काल में किसी वस्तु की मांग अधिक लोच दर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा ही था कि मांग जब बढ़ती कब है तो उसमें गिरावट भी आती है और कभी कभी बढ़ भी सकती है समय के कारण, क्योंकि समय में हो सकता है कि उस चीज कम या ज्यादा हो जाए, तो इसलिए उसमें क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि अल्पकाल में कम लोच दर होती है। इसका कारण यह है कि दीर्घ काल में उपभोक्ता अपनी उपभोग की आदत बदल सकता है और नई कीमत के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। तो इसलिए समय अवधि भी इंपॉर्टेंट रहती है कि समय के साथ क्या करेगा व्यक्ति, क्या होगा, अपनी जो आदत है उसको बदल भी सकता है, और उसके कारण भी क्या हो सकता है कि मांग जो हो सकती है वो क्या होती है, कम या ज्यादा लोच दर हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जो मांग की लोच को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन एक ऐसा तरीका है जो बताता है कि उत्पादन करने के लिए हमें कितनी सामग्री और संसाधनों की जरूरत होती है। यह तकनीकी आधार पर यह दिखाता है कि अलग अलग संसाधनों के संयोजन से कितनी अधिक उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उत्पादन फलन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है पेपर में, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो उत्पादन फलन का अगर फंक्शन देखते हैं तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, ठीक है ना, उद्यम। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के उत्पादन के लिए। तो उत्पादन के लिए इन कारकों की जरूरत होती है। तो आसान शब्दों में कहें तो उत्पादन फलन यह दिखाता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन बनाने के लिए, यानी कितना हमें उत्पादन करना है और उसको बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा में इनपुट, ठीक है ना। इनपुट मींस जब हम कोई सामान बनाते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, कच्चा माल, श्रम, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी दो श्रेणियां होती हैं, यानी जब हम कोई भी सामान का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कच्चा माल, श्रम, और इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं जो सामान बनाया जाता है। पहला जो होता है वो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इसमें एक समय में एक ही संसाधन जैसे कच्चा माल, श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है जबकि अन्य संसाधनों को स्थिर रखा जाता है, ठीक है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं, अल्पकालीन उत्पादन, अल्प समय के लिए अगर हम उत्पादन करते हैं तो हम उसमें ज्यादातर किन संसाधनों का यूज करते हैं, कच्चा माल और श्रम का, ठीक है ना। तो और अन्य संसाधन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, जरूरत के हिसाब से जो होता है हमने सामान बनाया जाता है अल्पकालीन, कुछ समय के लिए जो बनाया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर संसाधन को स्थिर रखते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हमें ज्यादा सामान बनाना है तो हम क्या करेंगे, कच्चे माल की और श्रम की जो उपलब्धता को वो बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, सामान बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्थिर साधन होते हैं, स्थिर का मतलब मशीन वगैरह हो गई, प्लांट वगैरह हो गया, तो इन सब चीज का जो हम वो क्या करते हैं, उत्पादन, जो इन संसाधनों को हम बढ़ाते नहीं है, ठीक है। वहीं जब हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं तो इसमें सभी संसाधनों को एक साथ और समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें जो स्थिर संसाधन है उनको नहीं बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, बस उनको बढ़ा रहे थे जिनकी समय के अनुसार जरूरत थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी संसाधनों को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। स्थिर संसाधन को भी बढ़ाना पड़ेगा, माल सूची जो है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी श्रम के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरी वगैरह भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, जगह वगैरह भी लेनी पड़ेगी, मजदूरों वगैरह को भी बढ़ाना पड़ेगा, कच्चे माल की प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो दीर्घकालीन, ये लंबे समय के लिए जो उत्पादन होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं अल्पकालीन फलन में हम क्या करते हैं भाई, आइसक्रीम वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, वो कुछ समय अवधि के लिए होती है, तो उसमें क्या कहता है, मशीन उनके पास रहती है, तो मशीन के हिसाब से जब जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से वो लेबर और कच्चे माल को बढ़ाते हैं, नहीं तो घटा देते हैं। लेकिन वहीं जब हमें जो सालों साल जिन चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है, तो उनका उत्पादन हमेशा, कपड़े वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, नॉर्मल जो डेली बेसिस की चीज़ें हो गई, तो ये
होती है दीर्घकालीन। तो इनका जब उत्पादन होता है तो संसाधनों को बढ़ाया जाता है, तो समय के साथ जो होता है हर चीज को बढ़ाना पड़ता है, मशीनों के साथ, कच्चे माल के साथ, व्यक्तियों को भी, श्रम को भी। ठीक है, अब समझते हैं जो हमारा उत्पादन होता है, तो कुल उत्पादन जिसे हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, सीमांत उत्पादन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, औसत उत्पादन भी इसमें एक चीज होती है, और इसमें सीमांत उत्पादन। ठीक है, तो यानी दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो रिलेशन आता है पेपर में। ठीक है, हमें याद रखना ये दो रिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर या कह लें कि उनके बीच में क्या संबंध है। तो ज्यादातर जो पूछा जाता है वो संबंध के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अंतर भी पूछ सकते हैं और संबंध भी, तो हम को दोनों याद रखना है। ठीक है, तो संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछता है, उसको समझते हैं। कुल उत्पादन क्या होता है और सीमांत उत्पादन में संबंध क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो उत्पादन का मतलब हम जानते ही हैं कि जब हम किसी भी चीज का अपने श्रम का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, कच्चे माल का इस्तेमाल करके उत्पादन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा उत्पादन होता है। ठीक है, तो उत्पादन जो होता है वो अलग अलग इकाइयों के रूप में होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। जैसे देखिए कि अगर हमें, हमारे पास क्या है, 1 एकड़ जो है जमीन है। ठीक है, 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ अगर हमारे पास जमीन है, तो हमारे पास जो, अगर हम क्या करते हैं, श्रम जो है वो 0 लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, उत्पादन होगा ही नहीं। अगर श्रम 0 तो उत्पादन नहीं होगा, तो औसत तो निकल ही नहीं सकती और मार्जिन तो निकल ही नहीं सकता। लेकिन जब हम वहीं देखते हैं कि जब हमने क्या किया, 1 एकड़ जमीन पे हमने क्या किया, एक बंदे को लगाया है, तो उसने कुल उत्पादन करके दिया हमें 2। ठीक है, श्रम का जो उत्पादन है, औसत उत्पादन जो वो 2 ही रहेगा। ठीक है ना, और सीमांत भी, तो क्योंकि पहला जो श्रम है यानी एक बंदा है, तो एक के हिसाब से ही करेगा, तो उसका जो औसत होगा और जो मार्जिन होगा वो सेम ही रहेगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे ही क्या होगा, जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ेंगी तो उसमें टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, औसत उत्पादन में भी बढ़ोतरी आएगी, और उनके बीच में जो उनके बीच का जो बदलाव है उनमें भी हमें क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्पादन करते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन उस स्तर तक होना चाहिए कि जितना हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, उससे प्रॉफिट निकाल सके, उत्पादन निकाल सके। ऐसा ना हो कि हम अपने जो भी संसाधन है, प्रोडक्शन के लिए संसाधन ज़्यादा लगा दें और हमें क्या हो कि उत्पादन ही क्या मिले, कम मिले। ठीक है, तो इसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया भाई, कि तो उसके बाद देखिए 2 श्रम इकाइयाँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, ऐसे 9 तक हमने क्या किया है, श्रम किया है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने क्या किया भाई, देखो उत्पादन जो हमारा कुल उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो हमें उत्पादन बढ़ता दिखाई, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां हमें उत्पादन क्या होता है, वो कम दिखाई देता है। सेम आगे देखते हैं, औसत की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर औसत जो है, ठीक है, बढ़ती हुई हमें औसत दिखाई दे रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या देखने को मिलता है, हमारी औसत भी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इनके भी क्या होते हैं, कुछ कारण होते हैं। ऐसे हम मार्जिन देखते हैं, देखिए शुरुआत में जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अपने श्रम की इकाइयों को इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे हमें उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जहां से हमें क्या होता है, उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, गिरता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी उत्पादन किया जाता है, तो जो उत्पादन करते हैं वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम अपने जो श्रम की इकाइयां हैं उनका ऐसे उपयोग करें ताकि हम उसका इष्टतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि हम अपने संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें जिससे हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम आप देखें तो ये हमारा देखिए अधिकतम जो उपयोग हमारा ये देखना, यानी कि जो हमारा, अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे हमें अधिकतम यानी ये 1 एकड़ के ऊपर अगर 6 लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है कुल उत्पादन जो 29, यानी सबसे ऊपर जो है 7 जो 7 है वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, भाई सबसे ज्यादा उत्पादन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब वहीं हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो हमें यहाँ अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी अब क्या है कि हमें जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा उत्पादन जो हो रहा है वो औसत है कि नहीं है, या जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके आधार पर ही प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन के लिए हमें समझना जरूरी हो जाता है और इनके बीच में संबंध को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन के बीच में संबंध, यानी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, और सीमांत, इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं क्या संबंध होता है। तो देखिए जब टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, यानी जब हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, यानी जब टोटल प्रोडक्शन है कुल उत्पादन जब बढ़ेगा तो मार्जिन भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अगर हम देखते हैं, देखिए अगर हमारा देखिए यहाँ पर 2 था, 6,
12, ये बढ़ रहा है तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 2 था, 6, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यानी देखिए ये 20 हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है, यहाँ तक बढ़ता हुआ, यानी देख रहे हैं टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है 2, 6, 12, 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एमपी जो हमारा है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन धनात्मक बना रहता है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और है कि जब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा टीपी जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन घटते दर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए टीपी हमारा बढ़ रहा है 2, 6, यानी इसमें गैप अगर हम देखते हैं कितने का था, 2 का था, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 के बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 25 के बाद ये बढ़ तो रहा है, ठीक है ना, यानी 25, लेकिन क्या हो रहा है, देखिए पहले ये 5 तक बढ़ा था लेकिन अब क्या हो रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा है, सॉरी यहाँ पे देखिए, तो घटती दर से बढ़ रहा है, यानी हमारा एपी भी जो है वो घटती दर से बढ़ रहा है। और जो हमारा एवरेज है, ठीक है, ये देखिए 8 था यहाँ पे, ये तो हमारा मार्जिन तो था वो कम हो गया। और जो हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन किससे बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है तो पॉजिटिव में ही, देखिए यहाँ पे ये टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव में ही है, लेकिन फिर भी क्या है, वो घटती दर से बढ़ रहा है, ठीक है। जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य हो जाता है। अब जब हमारा टीपी जो होगा वो अधिकतम होगा, देखिए टोटल प्रोडक्शन, ये वाला देखिए टोटल प्रोडक्शन जो हमारा अधिकतम लेवल पे, यानी सबसे टोटल प्रोडक्शन का अधिकतम लेवल क्या है, 30 है, और जो हमारा एमपी है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा, यानी जो अधिकतम सीमा पर होगा, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन अपनी अधिकतम सीमा पर होगा, तब हमारा एमपी जो होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब टीपी घटना शुरू करता है तो एमपी नकारात्मक हो जाता है। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन 31 था, अब क्या हुआ, अब अभी तक तो ये देखो ये बढ़ती दर से बढ़ रहा था, यहां हमने देखा घटती दर से बढ़ रहा था, और यहां पे हमने क्या देखा, ये क्या है, घट गया है, यानी इसमें क्या हुई, गिरावट आ गई, यानी 31 से ये निचतम स्तर पर आ रहा है। और जैसे ये निचतम स्तर पर आता है, हमारा मार्जिन जो होता है वो कहां चला जाता है, वो नेगेटिव चला जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब टीबी घटना शुरू करेगा तो एमपी जो होगा वो नकारात्मक हो जाता है। तो पेपर में इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता तो है, लेकिन कैसे घटता है, वो पॉजिटिव घटता है। और वहीं जब टीपी अधिकतम होता है, यानी जब हमारा टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो वहीं हमें एमपी क्या देखने को एमपी क्या देखने को मिलेगा, शून्य देखने को मिलेगा। और जहां हमारा टीपी जो घटना शुरू हुआ, जहां वो नीचे आया, घटना शुरू करा उसने, वहीं पर हमारा एमपी जो होगा वो नकारात्मक यानी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में अंतर देखते हैं अब हम, ठीक है। तो अब देखिए सीमांत उत्पादन, ठीक है, तो औसत उत्पादन हो गया हमारा। तो सीमांत उत्पादन एमपी और औसत उत्पादन एपी के बीच में संबंध समझेंगे अब, मार्जिनल और, ठीक है। तो ये हमारा एपी हो गया और ये एमपी हो गया और ये हमारा एपी हो गया। तो इनके बीच में अब संबंध समझते हैं। तो देखिए जब एमपी और एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, यानी क्या कह रहा है, जब हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो एवरेज प्रोडक्ट से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो है, देखिए मार्जिन प्रोडक्ट एपी से जब अधिक होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से अधिक हो रहा है, तो मार्जिन हमारा देखिए 2, 4, 6, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए यहाँ 4 था, अब यहाँ पे भी क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा 6 हो गया। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे जो हमने देखा हमारा एपी जो था वो ज्यादा था, जो एमपी था वो ज्यादा था और एपी जो था वो कम था। लेकिन अब आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो वैसे में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा ये है एमपी है वो बढ़ रहा है और एपी जो है वो भी क्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी दोनों बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता रहता है, यानी जब मार्जिन जो हमारा है वो एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा होगा तो एपी भी क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब एमपी एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम हो जाता है, ठीक है ना। यानी जब हम क्या करेंगे, जब हमारा एमपी जो होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एपी के बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारा मार्जिन है, अगर हम देखते हैं हमारा मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो एपी के बराबर हो जाए, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाए, तो एपी जो हमें अधिक दिखाई देगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं ये वाला सिचुएशन, ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, एपी से अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है कि जो हमारा एवरेज है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये पहले 8 था, अभी कितना हो गया है, ये कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन ये जो हमारा देखने को मिल रहा है क्या हो गया है, ये बड़ा हो गया, यानी ये ज्यादा है, यानी ये पहले
कम था, ठीक है, ये ज़्यादा था, ये कम था, लेकिन अब यहाँ क्या देखने को मिलता है, ये तो हमारा सेम ही है अभी, लेकिन ये जो हमें देखने को मिलता है क्या हो रहा है, ये बराबर है। और अगली अगर स्टेज आती तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये 4.8 हो गया और ये कम हो गया। तो ये स्टेज जो होती है वो क्या होती है, वो एवरेज प्रोडक्ट की जो ज़्यादा हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है, यानी जब एपी एमपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, और जब एमपी एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है, यानी एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी घटता है। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट अगर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमारा एवरेज प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहे हैं, देखने को क्या मिल रहा है, हमारा बढ़ तो दोनों ही रहते, एक स्टेज थी, यहां स्टेज तक हमने क्या देखा, ये दोनों ही बढ़ रहे थे, ठीक है। तो एपी घटना शुरू हो जाता है। अब देखिए जैसे ये था, ये हमारा कम था, ये हमारा बढ़ रहा था। प्रारंभ में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, परंतु एमपी एपी से पहले अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। यानी देखिए शुरुआत की अगर बात करें तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही बढ़ते रहते हैं। देखिए 2 3 4 5, 2 4 6 8, शुरुआत में क्या है, ये दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु एमपी एपी से पहले, यानी जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से पहले अपने उच्चतम बिंदु पर आ जाता है। देखिए ये आ गया ना, ये अपने पहले उच्चतम बिंदु पर आता है, इससे किसे, एवरेज प्रोडक्ट से मार्जिन जो होता है वो पहले अपने सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हमें संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिवर्तित अनुपात के प्रतिफल का नियम समझाइए, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब हम एक ही संसाधन, ठीक है, जब हम एक ही संसाधन जैसे श्रम या कच्चे माल की मात्रा बढ़ाते हैं, जबकि अन्य संसाधन जैसे मशीनें या जमीन को स्थिर रखते हैं, तो शुरुआत में उत्पादन की दर जो होती है वो तेजी से बढ़ती है। यानी कि क्या किया हमने, हमने इन सब चीजों का तो इस्तेमाल शुरू कर दिया, ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ा दी है, लेकिन मशीनों को जो है वो स्थिर रखा वही है। तो शुरुआत में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि भाई एक मशीन पे अगर ज्यादा लोगों को काम करने की कैपेसिटी है, हम कम करवा रहे थे, तो उत्पादन जो होगा वो उतने स्तर का नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे हमने क्या किया, कच्चा माल और श्रम को और बढ़ा दिया, तो उत्पादन क्या होगा, वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उत्पादन की दर बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, यानी कि वृद्धि की दर कम हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है ना, जहां पर आप इसका तो बढ़ा ही नहीं सकते ना, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होगी उस मशीन की या जमीन की, तो उतने लोग ही तो वहां पे काम कर पाएंगे, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोशिश करी कि उससे ज्यादा किया जाए, तो उस समय क्या होगा, जो वृद्धि दर होगी वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अंत में उत्पादन की दर घटने लगती है, गिरने लगती है, और इसी के कारण क्या होता है, जो उत्पादन की दर होती है वो क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर देख सकते हैं, ये देखिए श्रम की पहली इकाई का यूज कर रहे थे हम, तो उत्पादन जो था वो 5 क्विंटल था, ठीक है ना, तो एवरेज जो था 5 था, ठीक है ना, तो मार्जिन जो था वो भी हमारा जो था वो 5 क्विंटल था, ठीक है। अब देखिए क्या किया, इकाइयां बढ़ाई गई, श्रम की इकाइयां, ये भी श्रम की इकाई बढ़ाई गई, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक था, यहाँ पे देखिए श्रम की इकाइयां बढ़ा, तो ये अवस्था जो पहली अवस्था दिखाई दे रही है, ये चलो तो ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमने श्रम का जो चीजें बढ़ाई हैं उनको बढ़ाने से हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी वो चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं जब हम क्या देखते हैं, अगली इकाई यानी और ज्यादा हम क्या करें, श्रम की इकाइयों को और बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि भाई सेम प्रोडक्शन हो रहा है, यानी इकाई बढ़ दी, फिर भी क्या है, सेमी प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं भाई हमने और बढ़ाया, तो इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज भी हमारा घट रहा है और मार्जिन भी हमारा घटता जा रहा है, और प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये भी, तो ऐसे 3 अवस्थाएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसको, हम देख सकते हैं ये रहा उत्पादन की 3 अवस्थाएं देखिए, ठीक है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, पहली अवस्था हमें दिखाई दे रही है भाई यहां तक गई, दूसरी अवस्था ये, और तीसरी अवस्था में क्या देखने को मिलती है, नीचे। तो इन तीनों अवस्थाओं से हम क्या समझ सकते हैं कि उत्पादन जो परिवर्तित अनुपात होता है वो किस के अकॉर्डिंग किया जाए, ताकि उससे क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो इसलिए सीमांत भौतिक उत्पादन के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि शुरुआत में एमपीपी बढ़ता है, यानी कि देखिए क्या करना है कि जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन के अंदर हमें हमेशा ये याद रखना है कि जितने श्रम की शक्ति यूज करी जा सकती उतनी करी जाए, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक जमीन पर है, 5 लोग मिलकर उत्पादन कर लेते हैं, तो 5 लोग को कम काम करने की कैपेसिटी उस जमीन पे, ठीक है। तो अब 5 लोगों की जगह आप 6 लोग 7 लोग कर देंगे, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही तो उत्पादन करेगा। अब उसके अंदर 5 क्विंटल ही गेहूं हो रहा है, तो आप उसके अंदर 10 लोगों को लगा के 10 क्विंटल तो निकाल नहीं सकते ना, चाहे वो 10 लोग लगा लो चाहे 5 लोग लगा लो, तो होगा तो वो उतना ही उत्पादन। तो इसीलिए ज्यादा लोगों को रखना भी जो होता है वो बेकार होता है, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को रखना है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी जो 5 लोगों को दिया जा रहा था उससे 10 लोगों को काम लिया जाएगा, तो 5 यानी दुगना, यानी हमने क्या किया उसके अंदर
पैसे जो हैं वो क्या लगा दिए, दुगने लगा दिए, उत्पादन के लिए जो श्रम शक्ति थी वो दुगनी लगा दी, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हुआ। तो ये क्या करता है, ये नुकसान करता है। तो इसलिए जब भी उत्पादन किया जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी जो कैपेसिटी है कि भाई कितनी अच्छी है और कहाँ तक हमें फायदा हो सकता है उतना। तो अगर हम देखते हैं तो इस अवस्था को, यानी ये जो हमारा है परफेक्ट, यानी इतने बंदों को अगर काम पे रखा जाए तो भी ठीक है, ये तो एक लेवल है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ठीक है भाई इतना ठीक है, इतना उत्पादन में इतने लोगों को, इतने श्रम का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उतने ही श्रम इकाई का लगाना है जितना जो हमें क्या दे सके, प्रॉफिट दे सके, ठीक है। तो वही बात है कि शुरुआत में एमपीपी तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, लगाएंगे तो शुरुआत में तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही। क्यों? क्योंकि भाई लोगों के काम करने की कैपेसिटी कम होगी और जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो काम बढ़ेगा, लेकिन जितनी कैपेसिटी में काम करना है उतने लोगों से अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो भी क्या देगा, घाटा ही तो देगा। फिर एमपीपी कम होने लगता है लेकिन अभी भी सकारात्मक रहता है, ठीक है ना। तो वही देखते हैं कि भाई दूसरी अवस्था में देखते हैं सकारात्मक तो रहेगा कम लेकिन प्रॉफिट नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भाई हमने जो 10 लोग काम कर सकते थे फिर हमने 15 लोग रख लिए, तो उससे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, यानी नेगेटिव जाएगा ना। तो इसलिए तो ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ती है। तो ये नियम बताता है किसी एक संसाधन की वृद्धि के साथ उत्पादन की वृद्धि दर कैसे बदलती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई अगर उत्पादन बढ़ाना है तो संसाधनों को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्थिर और अस्थिर जो भी संसाधन है उनको बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने की भी एक क्या होती है, एक सीमितता होती है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्रासमान प्रतिफल का नियम और इसके कारण क्या है, ठीक है ना। तो ह्रासमान क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है और उसका नियम क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जब एक उत्पादक कारक जैसे श्रम या कच्चा माल को बढ़ाया जाता है जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो एक सीमा के बाद उस कारक की अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा घटने लग जाती है। तो जैसा हमने बताया कि भाई शुरुआत में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर उस संसाधन से अगर ज्यादा लोगों को उस पर काम पे रखा जाएगा तो उससे क्या होगा, मात्रा जो होगी वो क्या होगी, घटने लग जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये चीज होती है। तो सबसे पहले संसाधनों की सीमा, तो जैसा हमने बात भी करी अभी कि संसाधनों की एक सीमा होती है, एक सीमा तक ही उसको यूज किया जा सकता है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में सीमित संसाधन होते हैं जैसे जमीन या मशीनें। जब अधिक श्रमिक एक ही सीमित संसाधन के साथ काम करते हैं तो उनकी प्रभावशीलता घटती है, यानी जमीन और मशीन या कोई भी चीज है, संसाधन है, वो सीमित है, उस पर जितने ज्यादा लोग रखोगे तो ज्यादा लोग रखने से थोड़ा ना उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन तो तब बढ़ेगा कि भाई जितने लोग उस पर काम कर सकते हैं उतना ही अपने श्रम का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा दें। दूसरा, औद्योगिक की प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया की तकनीक या पद्धति सीमित हो सकती है। जब आप अधिक संसाधन जोड़ते हैं तो मौजूद तकनीक अधिक उत्पादन को संभालने में सक्षम नहीं रखती है, ठीक है। तो देखो तकनीक और पद्धति जो होती है वो भी क्या होती है, एक सीमित ही होती है, ठीक है। एक मशीन पे अगर एक बंदा काम करके 100 प्रोडक्ट निकालता है तो ये ऐसा थोड़ा नहीं सकता उसी मशीन पे आप 2 बंदों को लगा के 200 प्रोडक्ट निकाल लोगे, तो ये भी क्या है, एक समस्या है। तो प्रौद्योगिकी की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है, एक सीमित ही होती है। अधिक भीड़ भाड़, अधिक लोगों या संसाधनों के उत्पादन क्षेत्र में भीड़ भाड़ होती है जिससे उत्पादन कम होता है। यानी वही बात है कि भाई एक जमीन पर काम करने वाले 5 है, आप 10 लोगों को रख रहे हो तो भीड़ भाड़ ही तो है, तो उससे क्या होगा उत्पादन। तो 5 बंदे थे वो काम कर रहे थे, 10 बंदे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, और काम भी ढंग से नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, और समस्या हो सकती है, ठीक है। तो उत्पादकता इससे भी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम प्रभावशीलता, अधिक संसाधन मिलने पर संसाधनों की गुणवत्ता और दक्षता कम हो जाती है जिससे उत्पादक की वृद्धि दर में भी कमी आ जाती है। यानी अगर संसाधन भी आपने ज्यादा लगा दिए हैं और लोग कम लगाए हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी गुणवत्ता और दक्षता में क्या ही कमी, यानी जितनी जरूरत है उतना ही यूज किया जाए, उससे ज्यादा यूज किया जाएगा तो वो चीज भी क्या हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी हमारी 1 शॉट वीडियो, ठीक है ना। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आई होप आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मिड टर्म का जो सिलेबस था वो हमने कोशिश करी पूरी करने की। थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।